गिल्ट एक इमोशन है ना, लव एक इमोशन है, एंगर एक इमोशन है, जेलसी एक इमोशन है। पर अफेक्ट क्या है? उन इमोशंस को फील करना, उन इमोशंस को कैसे हम महसूस करते हैं, उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वो है अफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इफेक्ट वर्ड से मिलता जुलता है, ठीक है? तो उसी से ही अफेक्ट मतलब किसी भी चीज का क्या भावनात्मक असर। तो अब ये अफेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? 7:42, 7:45। अब ये अफेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? अफेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भावना जो होती है क्या क्या चीजों को प्रभावित करती है। एक तो हमारे थॉट्स को प्रभावित कर सकती है ना। अच्छे से हम लोग जानते हैं कि भावना हमारे सबसे पहले क्या करती है, विचार को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन पर एक गंदा सा बच्चा है, ठीक है, नहाया वाया नहीं है, नाक से गंदगी बह रही है। मान के चलते हैं कि वो अनाथ बच्चा नहीं है, पर जीवन में अनाथ होने से भी बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ? अनाथ होने से भी बुरा ये हो सकता है कि उसके माँ बाप हो फिर भी वो अनाथ की तरह बड़ा हुआ। तो इस तरीके की कंडीशन में वो बच्चा, ये हम आप लोग को बता रहे, ठीक है, लेकिन कोई अदर दूसरा आदमी है जो कि ये नहीं जानता है, वो उस बच्चे को देखता है, बच्चा उसको उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। बच्चा क्या चाह रहा है? जो वैसा बच्चा है सड़क पर का, जिसको माता पिता ने पैदा करके छोड़ दिया और अपने अपने कामों में व्यस्त है, क्या उसको बाल विकास के लिए जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंट मिला? नहीं मिला। उसको जो प्रेम मिलना चाहिए वो मिला? नहीं मिला। तो अब उस प्रेम को, उस मित्रता को और अपने भूख की जरूरतों को, पेट की जरूरतों को मिटाने के लिए वो किसकी तरफ देखता है? आते जाते राहगीरों की तरफ, है ना, कि शायद कोई प्यार से उसकी तरफ देखे उसको। जैसे हम लोग सभी क्या है, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों को क्या होती है, भावनात्मक प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस समय। शारीरिक जो उनकी नीड्स होती हैं, है ना, वार्मथ की नीड है, फूड की नीड है, उन सब को पूरा करने के लिए पेरेंटिंग की जरूरत है। मान लीजिए पेरेंट है ही नहीं या फिर एब्सेंट है, अगर है तो अपना काम नहीं कर रहा, तो उसकी आंखों में क्या दिखेगी? ललक दिखेगी आपको कि हाँ किसी से कहीं भी कुछ भी मिल जाए। लेकिन आपको क्या दिख रही है उसमें? आप देख रहे हैं कि हम मैंने 10,000 का सूट पहना हुआ है, ड्राई क्लीन किया हुआ। अगर वो बच्चा मेरे से आके लिपट गया तो उसकी नाक की गंदगी मेरे सूट में लग जाएगी, ठीक है। ये एक साहित्यिक डिस्कशन नहीं है, लग रहा होगा कि साहित्यिक फिलोसफिकल डिस्कशन है। ये डिस्कशन है कि कैसे हमारे विचार हमारे भावनाओं को प्रभावित करते हैं। और आपका जो बच्चा है वो, आपकी गोद में आपका बच्चा है 4 साल, 5 साल, 6 साल का, वो उस बच्चे को देखता है और दोनों बच्चे मुस्कुरा पड़ते हैं। आपका बच्चा आपसे हाथ छुड़ा के दौड़ जाता है उसको गले लगाने के लिए। आप क्या करते हैं? अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं, ये पता नहीं क्या बीमारी होगा इसको, नहीं होगा, गंदा संदा रह रहा है, ऐसे वैसे। ये जो विचार आया, ठीक है, उस विचार, ये जो भावना आई आपके अंदर गंदगी वाली, ठीक है, उस भावना ने आपके विचार को, थाउट को प्रभावित किया। तो आपका जो विचार था, क्या वो उस समय के लिए, उस सिचुएशन के लिए लॉजिकल रहा, तार्किक रहा? क्या जो जैसा होना चाहिए, जो सही है, वो रहा? नहीं रहा। तो थाउट को प्रभावित करता है। थाउट इन टर्न जो है, पहले जो है इमोशन हमारे थाउट को प्रभावित कर रहा है, और थाउट्स क्या कर रहा है? हमारे एक्शंस को गाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है ना, एक वाकई एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे कि मतलब सबको, तो आपको क्या होगा? भावनात्मक स्तर पे अच्छा व्यक्ति बनना होगा। टॉपर वॉपर तो बाद में बन लीजिएगा, नेट क्वालिफाइड या जो भी है। तो जब तक आप भावनात्मक स्तर पर एक अच्छे व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति नहीं है, तो आप कितने भी बड़े दुनिया के राजा हैं, आप हैं डस्टबिन ही, ठीक है। तो ये चीज है। तो भावना क्या करती है? हमारे थॉट्स को। अब थॉट के बाद देखिए क्या होता है, परसेप्शन, है ना, जिसको हम लोग अधिगम कहते हैं। जो लोग क्लास छोड़े हैं ना वो पछताएंगे वो। तो अधिगम जो है, अधिगम को हम लोग कहते हैं। इतने बढ़िया सी चीजें हो रही है ना, ये चीजें याद तो रहेंगी, पर उस समझ में ऐसे आएंगी कि अप्लाई भी किया जा सकेगा, हम लोग इसको देख भी पाएंगे। ऐसे टॉपिक्स बहुत कम मिलते हैं हम लोग को पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो परसेप्शन की बात आती है अब। परसेप्शन की जब हम बात करते हैं, तो परसेप्शन क्या है? अधिगम।
क्या चल रहा है आसपास, ठीक है। उसको इंद्रियों के माध्यम से हम लोग शरीर और मन के अंदर लेते हैं और फिर उसको एक मीनिंग इम्पार्ट करते हैं, उसको अर्थ प्रदान करते हैं। इसी को तो परसेप्शन या अधिगम कहते हैं हम लोग, है ना। आसान भाषा में कहिए तो समझना, लेकिन समझने के भी तो कई स्तर है ना। कोई आदमी हाथ में केतली पकड़ा है तो उसको देख के ये समझ जाना कि चाय वाला है, ये समझना हुआ। या फिर उसकी मजबूरियों को समझना, वो भी समझना हुआ। या फिर उसके जीवन को समझना, या फिर उसके विचार को समझना, उसके मन को समझने के कई स्तर है, इसीलिए समझना वर्ड यूज नहीं करते हैं, अधिगम वर्ड यूज करते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद हमने इमोशन से हमारा थॉट आया, फिर परसेप्शन हुआ और डिसीजन मेकिंग हुआ। तो इमोशन कितनी चीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप जीवन में असफल व्यक्ति भी हैं, ठीक है। वैसे तो हमको नहीं लगता है कि सफलता और असफलता दोनों जो है बनाया हुआ टर्म है, ना तो कुछ सफलता होती है ना तो असफलता होती है। फिर ये तो फिलोसफिकल बात हो गई। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि आप एक असफल पुरुष या असफल स्त्री है, लेकिन आप भावनात्मक स्तर पे बहुत सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप एक बहुत सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि इसके बाद भावनात्मक स्तर से ही चीजें क्या होती है, शुरू होती है। हमारे थॉट, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इन सबको हैवीली इन्फ्लुएंस करती है हमारी भावना। अब भावनाएं क्या है, भावनाएं क्यों है हमारे अंदर। लेकिन आज का जो मॉडर्न टाइम है, एक टाइम हम लोग देखते होंगे, हमारी जो पिछली पीढ़ी है, हमारी इस पीढ़ी को सिखाया जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी कुछ होता है। लेकिन हमारी पिछली पीढ़ियों को क्या सिखाया गया, हमारी पिछली पीढ़ियों को ये सिखाया गया कि भावनात्मक होकर निर्णय मत लो, ठीक है। तो जो पिछली पीढ़ियों को सिखाया जाएगा वही तो आगे वो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। एजुकेशन का एक फॉर्म सोशल एजुकेशन भी तो होता है। हर कोई थोड़ी ना डेनियल गोलमैन की किताब लेकर के पढ़ने बैठ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों है, और उसका दिमाग की खिड़कियां खुल गई। या साइकोलॉजी के सिलेबस में या नेट की तैयारी कर रहा है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व पता चला जीवन में। नहीं, इमोशंस को क्या बताया गया, फ्लाव बताया गया, ठीक है। हम लोग से पिछले के जनरेशन के जो भी सोशल साइंटिस्ट थे, उनको बताया गया कि भावनाएं जीवन में गलती कराती हैं, है ना। भावनाओं का जो कंसिक्वेंस होता है वो गलती कराती है। अब आया कॉन्सेप्ट इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का। चीजों को देखिए कि कैसे कैसे समय के साथ ना चीजें बदल रही होती है। जब इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया तो ये बताया गया कि देखो, इमोशंस गलती नहीं कराते हैं। गलती क्या कराते हैं, गलती आपसे कार्य करने में होता है, ठीक है। ऐसा है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो गड़बड़ हो गया। जैसे मान लीजिए कि अपना एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि जो लड़की या जो स्त्री मेरी जीवन संगनी बने, उसमें कम से कम ये क्षमता हो कि जो है कि वो, अगर कल को कहीं कुछ हो जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं हो। तो मेरी ये सोच है कि वो जो लड़की हो, कम से कम उसमें इतनी सी क्षमता तो जरूर हो कि जो है ना कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे एब्सेंस में वो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसकी जिम्मेदारियां वो संभाल सके। ज्यादा नहीं कमा सके, 10 15 20 हजार, घर चलाने लायक, पेट चलाने लायक, इतना भर कर पाए। तो ये मेरी सोच है। तो अब ये देखिए, जो मेरा थाउट है ये किस बात से आया, इमोशन से आया। कि इमोशन जो है वो चीज है कि नर्चरिंग केयरिंग का इमोशन है। अब इस इमोशन में मान लीजिए कि मैं गलती कर बैठता हूँ, ठीक है। कि मैं बस यही देख के कि हाँ लड़की जॉब वाली है, या फिर जॉब वाली नहीं भी है तो एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई और व्यवहार में ठीक है, व्यवहार कुशल है, नौकरी नहीं करे तो कुछ भी करके वो सेकेंडरी इनकम वो जनरेट कर सकती है मेरे एब्सेंस में, उसमें ये क्षमता हो। और दूसरा, आगे बढ़ने की ललक हो। ऐसा नहीं हो कि बैठ के खाने वाला हिसाब है, मैनिपुलेट करेंगे, घर से झगड़ा करेंगे, इधर से पैसा लो, ये वो, है ना, टॉक्सिक, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। तो ऐसी काइंड ऑफ आप समझिए कि एक ऐसे युवक की थिंकिंग है। लेकिन इस भावना में अगर मैं बह करके, है ना, बिना कुछ आगे पीछे देखे, सिर्फ इस चीज को देख करके किसी व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लेता हूँ या मान लेता हूँ, ठीक है, कि इस तरीके का है। चुना तो नहीं जाता है हमारे समाज में, मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ घर वालों ने तय कर लिया, अब तुम बोलो। जो कि एक प्रेसिडेंट का कंसेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ कर दिया, प्रेसिडेंट आप हैं, नाम मात्र के मालिक, तो आपको हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मान लीजिए कि वैसा कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, एक भावनात्मक डिसीजन हुआ, ठीक है। आपको लग रहा है कि लॉजिकल डिसीजन था, सर ने बहुत लॉजिकल बात कही, पर वो लॉजिक आया कहाँ से, लॉजिक आया भावना से आया, है ना। सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना,
कि चूंकि मेरे घर में मेरे भैया, मेरी बड़ी बहन है ना, मेरा जीजा या फिर ऐसा कोई नहीं होगा, मतलब अगर हम डिसीज हो जाते हैं मेरी फैमिली की देख रेख करने के लिए, तो गर्ल शुड बी एम्पावर्ड। तो इस तरीके से जो है, अगर मान लो तो मैं गलती कर बैठता हूँ, तो क्या होगा, उसका नतीजा गलत होगा। तो भावना गलत नहीं होती, उसको एग्जीक्यूट करने में जब आप गलती करते हैं, अपने क्रियात्मक यानी कि एक्शन में आप मिस्टेक करते हैं, वहां पे आप जो है ना, आप सफिशिएंट नहीं है, आप उतने एप्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, या फिर जो भी चीज कहा जाए, वहां पे आपसे गलती होगी, तो इमोशन तब गलती कराता है। तो बेसिकली इमोशन गलती नहीं कराता है, गलती आपकी अक्षमता आपसे कराती है, आपका सतर्क न रहना कराता है। यही बात जो है ना, ये डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए कहा। और ये बात सच भी है। क्यों सच है सर? क्योंकि जीव जब इवॉल्व हुए, ठीक है, जब नियो कॉर्टेक्स की हम लोग बात करते हैं ना, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन का जो पार्ट है, नियो कॉर्टेक्स यानी नव मस्तिष्क, इसको अगर कहें तो वो बहुत बाद में डेवलप हुआ। आप देखेंगे कि बंदरों का जो कपाल होता है वो हिस्सा बड़ा छोटा होता है, उसमें नियो कॉर्टेक्स बहुत कम डेवलप है, नहीं के बराबर डेवलप है, एकदम पतले से लेयर के जैसा है। और हमारा नियो कॉर्टेक्स क्या है, बड़ा सा है, एकदम मोटा सा, गद्देदार सा। तो हमारे में लॉजिकल और नियोकॉर्टेक्स क्या है, वही अंग है जो बुद्धि और लॉजिक और इन चीजों को, है ना, बौद्धिक हमारी क्षमताओं को प्रोसेस करता है, ब्रेन का वो पार्ट है। और उसके अलावा जो लिम्बिक ब्रेन कहलाता है, एंशियंट पार्ट, जो प्राचीन पार्ट है, जो कि जानवरों में भी पाया जाता है और हम में भी पाया जाता है। और उन्हीं लिम्बिक ब्रेन में वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हम लोग भावना को महसूस करते हैं, भावनात्मक काम जो करते हैं ऐसे वैसे। एक बार हमने बताया था आप सबों को कि इमोशनल हाईजैक एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, कि हमारे पास समझिए कि लिटरली दो तरीके के, एक मतलब इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसमें दो मस्तिष्क समझ लीजिए, एक तरीके से, एक लॉजिकल कंप्यूटर वाला और एक इमोशनल जो है प्राचीन प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो वो वाला हिसाब दोनों हो गया है। कभी कभी दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता है ना, कि एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है। तो जब इमोशन लॉजिक के ऊपर हावी हो जाता है, उसको हम लोग इमोशनल हाईजैक कहते हैं। और जब लॉजिक इमोशन के ऊपर हावी हो जाता है, तो उसको लॉजिकल हाईजैक कहते हैं। एक अच्छे और स्वस्थ जीवन शैली के लिए दोनों का बैलेंस आना जरूरी है, अति लॉजिकल भी नहीं और अति इमोशनल भी नहीं। जो भी जहाँ पे जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप उसको वैसे यूज करो। तो इमोशन जो है एक बड़ा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। पिछली जनरेशन में चर्चा का विषय इसीलिए रहा क्योंकि बोला गया कि अरे ये तो जानवरों वाला ब्रेन है ना, इसकी क्या इज्जत। हम लोग इंसान है यार, हम लोग इवॉल्व कर गए, दुनिया पे रूल कर गए, तो जिस पार्ट के कारण रूल कर रहे हैं उसकी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए ना। तो ये हुआ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, लॉजिक के बदौलत हो रहा है, कॉर्टेक्स के बदौलत हो रहा है। ऐसी मानसिकता लोगों में पिछले जनरेशन में चल गई। और जो कुछ भी बुरा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इस जानवर के कारण हो रहा है, इस जानवर वाले ब्रेन के कारण हो रहा है जो हम लोग के अंदर है ना। वो इमोशन है, भावनाएं क्या कराती है, गलती कराती है। आप देखिए है कि बहुत सारे पिछले जनरेशन के लोग, बहुत सारे सफल लोग जो कहते हैं अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में सफल है, उनके जुबान पर ये बात रहता है कि इमोशन से कभी डिसीजन नहीं लिया जाता है। बट कभी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ सोल और क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस देखना, वो खुल के नाच नहीं पाएंगे, वो खुल के गा नहीं पाएंगे, वो बच्चों के जैसे खिलखिला नहीं पाएंगे, बच्चों के जैसे हंस नहीं पाएंगे। वो उस लेवल पे बहुत ज्यादा लोग दिखेंगे आपको। तो दिक्कत क्या हो गई, आपने लॉजिकल पार्ट को तो बहुत अच्छे से एड्रेस किया, हर चीज लॉजिक से की, और इमोशनल को हमेशा मारते गए मारते गए मारते गए। और सिगमंड फ्राइड के रिप्रेशन के अंधकार में आप अपने अस्तित्व को धकेलते गए। और जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते गए, आप ढीले नहीं पड़ते गए, आप और टाइट होते गए कि हमको जीवन में ये चाहिए, हमको जीवन में वो चाहिए। आपको गुस्सा आने लगा, आपका प्रभुत्व कम होने लगा। अरे बुढ़ापा तो रिलैक्स का समय था यार, जिंदगी जी लिया, चलो धीरे धीरे चलते हैं, निकलते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, इतना जी लिया। ये मेंटालिटी आप में डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि आपने अपने इमोशनल सेल्फ को डेवलप नहीं किया, आपने हमेशा उसको कुंठित किया, ठीक है, और आपको दुनिया दिखी लॉजिक के वे में। तो इमोशन को जो ऐसे विलन बना करके देखा गया एक समय तक, इसने हमारे साइकोलॉजी के फील्ड में और हमारे लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा की। पर क्या इमोशन वाकई में एक विलन है सर? नहीं दोस्त, इमोशन विलन नहीं है। आपकी विवेक की क्षमता में कमी, ठीक है, वो आपके निर्णय लेने की हड़बड़ी, वो सब आपका एक्चुअल विलन है। जैसे अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है अपने शरीर में, है ना, आप चाहते हैं कि मेरा शरीर मस्कुलर हो, तो आप क्या करेंगे,
मसल्स को पीड़ा देंगे, है ना, उसको काम देंगे जिससे वो थकेंगे, टूटेंगे, तो वो क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो मसल का तो यही सिस्टम है, नो पेन नो गेन। पर माइंड का क्या सिस्टम है? माइंड का सिस्टम है कि जिसको मेंटल ग्रोथ करना है, उसको कभी भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी होगी। उसको चीजों को देखना परखना होगा। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, बहुत सारी चीजें जब आप चीजों को देखेंगे परखेंगे तो पता चलेगा कि 80% से ज्यादा चीजें तो मुझे अज्ञात ही है। तो जो अज्ञात है उसके आधार पर मैं निर्णय कैसे लूं भाई? तो फिर आपको उसको ज्ञात करने की कोशिश करनी होगी। ये चीजें क्या होती है, लंबी होती है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। लेकिन इंसान का दिमाग ना उस वे में इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो लंबी और फ्रस्ट्रेटिंग चीजों को एक्सपीरियंस करे। इंसान का दिमाग क्विक निर्णय लेने के लिए इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व का मतलब जब हम लोग वानर से आदमी बने, ठीक है, ये जो विकसित हुआ। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि हम लोग जंगल में रहते थे, हम लोग पहले जानवर थे। और एक जानवर अगर सोचेगा, लॉजिक करेगा, निर्णय लेगा, प्रश्न ये करेगा तो उसकी जिंदगी का बैंड बच जाएगा। ठीक है। तो हमारे अंदर एक जानवर भी है और समझिए एक तरीके से एक इवॉल्व्ड जो है ना ह्यूमन भी है। तो इस कारण से हमारा ब्रेन बचपन से प्रोग्राम्ड है क्विक निर्णय लेने के लिए, क्योंकि क्विक निर्णय क्या होता है, आपको सरवाइव करने में मदद करता है। आपने देखा व्यक्ति को, ठीक है, जानवर ने जानवर की आंख में देखा और उसको पता चल गया कि ये जानवर अटैक करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। वही चीज आपके में आ गई। लेकिन आज का ह्यूमन क्या है, बहुत कम्प्लेक्स है। आप किसी की आंखों में देख के तुरंत नहीं कह सकते कि हाँ वो हार्मफुल होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कह भी दें, किसी लोगों को इंट्यूशन होता है, बट लॉजिकली ऐसा हमेशा नहीं किया जा सकता। कभी लॉजिक इस्तेमाल किए तो इमोशन पे फेल हो गए, कभी इमोशन इस्तेमाल किए तो लॉजिक पे फेल हो गए। हम बेचारों इंसानों की यही जीवनी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि हम इवोल्यूशन के उस फेज पे हैं जहाँ पे इस दोनों के द्वंद को हम लोग सुलझा नहीं पा रहे। लेकिन आगे आने वाले 1000 सालों में या कुछ लाख सालों में ये दो चीजें, जिस ये द्वंद जब दोनों एक रूप हो जाएंगे तो एक बेहद ही बेहतरीन फॉर्म ऑफ इंसान का उदय होगा। या फिर आप चाहें तो आप उसको अपने में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग। तो इमोशन के बारे में हम लोग आए कि भाई क्या है इमोशन, और इमोशन के महत्व को समझाया गया। तो जब इमोशन को ऐसे बताया गया कि इमोशन खराब है, ये है वो है, खासकर पुरुषों में ये चीज बहुत ज्यादा है। पुरुषों को तो मतलब एक बचपन से ही यही समझा जाता है कि पुरुष बहुत हार्ड होते हैं, बहुत निष्ठुर होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और उनको बनाया भी जाता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है। बचपन में उनको कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा ताने मिलते हैं, है ना। जिस टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा होगा कि बाल बहुत सुंदर है, गाल बहुत सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, उसको क्या होगा, वो 100 अच्छे काम करेगा, ठीक है, और एक गलती हो जाएगी तो पूरा समाज, पूरी दुनिया उसको उस एक गलती के लिए सुनाएगा, 100 अच्छे काम को उसको ढक देगा। तो उनको इस वे में जो है टफ बनाया जाता है कि नहीं, इनको इमोशन से काम नहीं लेना है। और फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद वो आदमी जो है ना, इमोशनल उसका वो चीज, इंटेलिजेंस और ये चीजें इतनी खत्म हो जाता है कि वो बस समझता है कि दुनिया में ताकत, इज्जत, पैसा, चीजों को प्रूव करना और कंट्रोल ही सब कुछ है। और साथ पड़ी जो स्त्री होती है उसकी जिंदगी को झंड कर देता है कुछ समय के बाद। तो इसीलिए क्या है कि इमोशन भी होना व्यक्ति में बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अच्छे भाई, अच्छे पति, अच्छे पिता, या जो भी है आपका सामाजिक कर्तव्य है उसको अच्छे से ये चीज कर पाए। चीजें शुरू कहाँ पे हो रही, हम जो बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जो इफ इफेक्टिव लर्निंग है, इमोशनल लर्निंग है, उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर एक समय पे जब समस्याएं बहुत ज्यादा उभार पे आने लगी तो लोगों को लगा कि नहीं, इमोशन इतना भी बुरा नहीं है, तो देखें आखिर इमोशन क्या है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशन। तब जब लोगों ने ध्यान दिया ना, तो उनको समझ में आया कि अरे दादा, हम तो इसको जो है ना अपनी कमजोरी समझ रहे थे, इसको अपनी मतलब क्या बोलेगी, बुराई समझ रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि हमारा हमारे अंदर का जो बैड पार्ट है वो इमोशन है, क्योंकि हमने एंगर को देखा, जेलसी को देखा। लेकिन जब लोगों ने और गहराई से देखना शुरू किया तो पता चला कि एंगर क्या है, एंगर को बुरा बताया गया, ठीक है। पर इमोशन अच्छी और बुरी थोड़ी ना होती है यार, ये आप गड़बड़ कर रहे हो अगर इमोशन को बुरा देख रहे हो। अगर इमोशन अच्छी बुरी नहीं होती, इमोशन अपने आप में एक कहानी कहती है ना। वो आपका स्टेटस है, ठीक है, कि आप क्या है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं निराशा है, किसी चीज से आप निराश हुए हैं। क्रोध के पीछे क्या होती है, निराशा होती है। और निराशा के पीछे क्या होती है, आशा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने गुस्सा है तो आपको समझना है कि वो आदमी क्या आशा कर रहा है, किस बिंदु पर निराश हुआ होगा। बस उसकी निराशा को मिटा दो, चुटकी में उसका क्रोध समाप्त।
वो गोली मारने भी आया होगा तो आपको नहीं मार पाएगा, आप बुद्ध के जैसे हो जाइएगा एकदम। और वो सोचेगा कि क्यों हम इतना गुस्सा के इसको हार्म करने के लिए जाते हैं, और वहां जाते ही हम एकदम शांत हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब गुस्सा एकदम निकल जाता है मेरा। और फिर क्या होगा, निराशा की जगह जब आशा लेगी तो वो जो बिहेवियर था वो चेंज होगा। लेकिन जैसे ही आप क्रोध को निगेटिव बिहेवियर के रूप में, एक भूत प्रेत जानवर या इस तरीके के रूप में आप देखने लगते हैं, आप क्या होने लगते हैं, उससे हेटरेड करने लगते हैं, आप उससे दूर भागने लगते हैं और अगले को समझाने लगते हैं कि देखो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे गुस्सा कर थोड़ी ना रहा है, वो करता तो वो है जो हाथ पैर से होता है, उसका सिस्टम है वैसा बना हुआ। तो इस तरीके से क्या ये बात समझ में आई कि इमोशन एक्चुअली में क्या है। इमोशन दो चीजें करता है। इमोशन एक प्राचीन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। जब हमारा नियो कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस हमें चाहिए था जीवन में देने के लिए, चाहे प्रकृति कहिए, भगवान कहिए या इवोल्यूशन कहिए, जिस भी तरीके से हमें डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ इमोशन। सोचिए कि अगर माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, इंसानों की नहीं, पशुओं की बात करते हैं, और उसको उस समय वात्सल्य का भाव नहीं महसूस हो, आप किसी भी जानवर को देखिए, अगर वात्सल्य का भाव नहीं महसूस हो तो क्या वो बच्चा सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो एक, आपके लिए भले ही बच्चा है लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट आहार है वो, जो कि एकदम छोटा सा है ना, जो ये भी नहीं कर पाएगा, विरोध भी नहीं कर पाएगा। मतलब माँ की जगह पर अगर अपने आप को रखेंगे और इस बात को सोचेंगे, कोई ऐसा सोच रहा हो कि ये खाने में बहुत अच्छा है, लुबलुबा सा है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ना नाखून ना नहीं, एक बार रसगुल्ला की तरह से खा जाएंगे, तो वो आहार है, आपके लिए बच्चा है। तो आपके में जब तक वात्सल्य की भावना प्रकट नहीं होगी, तो आप उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? क्या पता आपके ऊपर भूख जब हावी हो जाए तो आप ही उसको आहार की तरह खा लें, क्योंकि भूख एक बायोलॉजिकल नीड है। तो वहां पे जो है ना, प्रोड्यूस हुआ हमारे अंदर एक फंक्शन, इमोशन। इमोशन ने जीवों को, अपने बच्चों को खाने से रोका, ठीक है, कि भूख इतनी प्रबल हो जाए। अब ये तो हमको पता नहीं है कि जब जन्म देते हैं कोई भी जीव किसी चीज को, तो भूख बहुत जोर से उसके बाद लगती है कि नहीं। हमको ऐसा सुना सुना हुआ सा लग रहा है, हम कहीं पढ़े नहीं है, तो सुना सुनाया है, आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं। तो वात्सल्य वाला वो चीज क्या है ना, कि वो खाने से आपको रोकता है, तो ये क्या हुआ, इंटेलिजेंस है ना, जिसने आपको अच्छे निर्णय लेने में मदद की। आप किसी जानवर या किसी व्यक्ति के आसपास हैं, लेकिन आपको उनसे ना जब भी आसपास रहते हैं, एक रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों महसूस होता है। नेगेटिव जैसा भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कंफ्यूज्ड वाइब्स आ रहा है उससे, पॉजिटिव और ओपन वाइब्स नहीं आ रहा उससे। हम लोग आजकल उसको कहते हैं ना, वाइब्स, फीलिंग। जब भी आसपास रहता है तो भले ही मुंह से उसके शहद बरस रहा हो, लेकिन उसके आसपास रहने से शरीर और मन को अच्छा नहीं लगता है। बाद में पता चलता है कि अरे राम रे, ये आदमी तो मेरे पीठ पीछे जो है इतनी सारी चीजें जो है जहर बरसा रहा था मेरे बारे में, इतना बुरा बुरा चीज रखता है मेरे बारे में मन में, इसी कारण से पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी। तो ये सब चीजें क्या है, इमोशन। तो इमोशन के वे में जो इमोशनल डेवलपमेंट है हमारा, वो भी बेहद जरूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। तो लोगों ने ये समझा कि देखो भाई, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट से नहीं होगा कि हाँ भाई टॉपर बन गए, नेट वेट क्वालिफाई कर लिया, जीआरएफ कर लिया है, और 20-50 लोगों को बाद में अपने अंदर पीएचडी कर लिया, प्रोफेसर में फॉरेन वॉरेन से पीएचडी कर लिया, आप पूरा चौड़ा सा ईगो लेकर के घूम रहे हैं एकदम, है ना। तो केवल वही सफलता नहीं है जब तक आप भावनात्मक रूप से नहीं होंगे, क्योंकि सबसे जो प्राचीन इंटेलिजेंस है वो यही है। तो एक तरीके से कहिए, मानव के रूप में आप तभी तभी आप सफलता का ये प्रथम सोपान है, भावनात्मक रूप से व्यक्ति को सफल होना, ठीक है। और जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से सफल होता है, जानवर भी उससे प्रेम करते हैं। आपको पशुओं तक का प्रेम मिलेगा, हो सकता है इंसानों का ना मिले, क्योंकि इंसान तो खैर वो अलग चीज है, पर एक पॉजिटिविटी और वो चीज आती है। साइकोलॉजिस्ट जो लोग हैं, साइकोलॉजी के जो लोग फील्ड में हैं, उनसे तो ये एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि एटलीस्ट आप लोग तो इस पे काम करो ही। तो आते हैं हम लोग कि भावना ने इन चीजों को निर्भर किया। और क्या होता है कि भावना को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, है ना। पुरुषों की ये समस्या है कि स्त्रियां हमेशा रूठ जाती है, रूठना उनका बिहेवियर है। अब उनके जीवन में जो स्त्रियां हैं वो रूठ गई हैं, तो इससे उनकी परेशानी बढ़ रही है, ठीक है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस भावना को वो समझ पा रहे हैं कि रूठ रही है वो, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी चीजें क्या है
या आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करोगे। एक और इमोशन को हम लोग देखते हैं, डिसेक्ट करते हैं। जैसे हमने क्रोध को देखा कि क्रोध का मूल क्या था, ईर्ष्या का मूल क्या हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या भी एक भावना है। थोड़ा इसको गौर से देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव फीलिंग है, नहीं करनी चाहिए, ये करना नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा। आप अगले को सिखा रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, उसको महसूस हो रहा है, उसको भीतर से आ रहा है, उसको भी पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है। उसको महसूस होता है। क्यों? ईर्ष्या के पीछे क्या होता है? ईर्ष्या के पीछे होता है इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, आपकी अक्षमता। तो जब आपको ये पता हो कि ईर्ष्या के पीछे इनकॉम्पिटेंस है, अगर हमको किसी से ईर्ष्या महसूस हो रही है, तो हमको ये देखना होगा ना कि कहाँ कहाँ पे मैं इनकॉम्पिटेंट है, मेरी क्षमता कहाँ पे उस व्यक्ति से कम आ रही, उस क्षमता का हम निर्माण करेंगे। और फिर जो है हम समकक्ष आ जाएंगे या बेटर हो जाएंगे, तो ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा। ये तो वैसे ही बहुत सारे, मतलब आप सुलझे हुए लोग हैं या वैसे हैं आप, मतलब आप ऐसे कहते हैं ना कि एक समाज में रैट रेस चला हुआ है ना, सब एक दूसरे को हाँक रहे हैं चूहे की तरह, तुम आगे की हम आगे हम पीछे, जुट्टों का दौड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। एक्सपीरियंस, लाइफ का मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस को खत्म कर रहे हैं, और पता नहीं क्या ही हासिल करने वाले हैं, मतलब क्या ही सफलता चाहिए सबको ऐसा करके। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जब रैट रेस वाली मेंटालिटी आपकी होती है, तो आप ईर्ष्या जैसे निगेटिव इमोशन से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे भी है कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस भी एक इमोशन है। कॉन्फिडेंस के पीछे देखते हैं क्या होता है। कॉन्फिडेंस के पीछे होता है कॉम्पिटेंस। विराट कोहली का कॉन्फिडेंस आप देखेंगे, ठीक है, विराट कोहली बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है, ठीक है। तो उसके उठने बैठने में, बात करने के तरीके में, हर चीज में कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? अब आप देखें कि नेट पे कोर्स करा रहे हैं लोग, क्लासरूम खोल के बैठ गए हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा। भाई, कहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है ना अपने आप को लोहे की तरह तपाने से। जब आप हार्ड हार्ड सिचुएशन देखते हैं, जब आप अपने आप को उस चीज में धकेलते हैं, सूरज की तरह चमकने के लिए उस तरह जलना पड़ता है। तो विराट कोहली के अंदर जो है ना, वो कमांडो, वो डेड फेस वाला कॉन्फिडेंस तब आया है जब उसने उस सिचुएशन में अपने आप को तपाया है। ठीक है, भट्टी में जैसे लोहा को गलाते हैं, वैसे अपने आप को गलाया है। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आप सपना देख रहे थे, मधुर सपना, कि ये हो जाएगा जीवन में, वो हो जाएगा, चलो लेट्स एंजॉय, ये वो। तो डेडली कॉन्फिडेंस आता है डेडली कॉम्पिटेंस से। जब आपके में क्षमता होगी तो आपके में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और क्षमता नहीं होगी तो कॉम्पिटेंस नहीं आएगा। लगेगा कि कम है, कहीं कुछ लैग कर रहे हैं, अरे कम है तभी तो लग रहा है। अगर आपने इतना रगड़ दिया होता कि छक्के छुड़ा देंगे, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आती। एग्जाम से पहले बोल के जाते हैं, हाँ एग्जाम में जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, लेकिन एग्जाम क्रैक करके आएंगे। लगातार क्रैक करते जाएंगे, इतना बार क्रैक करेंगे एक सीरीज में। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा पागल की तरह उस तरीके से उसको मास्टर करने से। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स देखे होंगे आपने, कुछ बच्चों के जो लगातार एक के बाद एक एग्जाम क्रैक करते जाते हैं, उनसे जब आप मिलिएगा तो लगेगा कि, अगर आप नहीं जानिएगा कि हाँ एक्चुअली में ये एक लाइन से इतना बार एग्जाम क्रैक करते गया है, आपको ये बात पता नहीं होता, आपको लगेगा घमंडी है, बहुत कॉकी है, वो डायरेक्ट बोल देता है। और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनको लग जाएगा कि भाई ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, हमारी इज्जत में। पर भाई उसने एक्चुअली में हीरा बनने के लिए ना उतना दबाव और ताप सहा है, तब जाकर के उसमें वो चीज आया है कि वो जो कह दिया तो उसका शब्द खाली नहीं जाएगा। बोल दिया एग्जाम से पहले बिना क्वेश्चन देखे बोल दिया कि हाँ निकालेंगे, और एग्जाम निकाल के आ गया। ये काम उसने किया। तो कॉन्फिडेंस के पीछे कॉम्पिटेंस है। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी का इशू है जीवन में, तो आप कॉम्पिटेंस बढ़ाइए अपना। चाहे अपने आप को ट्रेन कीजिए, चाहे अपने आप को जिस भी फील्ड में पाते हैं कॉन्फिडेंस कम है, उस फील्ड में अपने आप को बढ़ाइए, पुश कीजिए, धकेलिए, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में डालिए। लाइक शेर के पिंजरे के सामने फेंक दीजिए। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, आप वहां पे बोलिए जहाँ पे आपको कोई अप्रूव नहीं करे, जहाँ पे आपको हर आदमी हंसे, वहां पे जाके बोलिए। तो कीजिए तो ऐसा काम, अपने फियर्स को फेस तो करो, और उस पर विजय पाओ, फिर देखो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। तो इमोशन कितने तरीके से हमारे लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, हर जगह से, बावजूद इसके बैक स्टेज दे के दे रहा है। अब हम लोग बैक स्टेज नहीं डाल रहे हैं। अब वो समय में हम लोग जी रहे हैं जब इमोशन को उसकी पर्याप्त प्रॉपर जगह मिले, जब समझा गया कि इमोशन इंटेलिजेंस का एक फॉर्म है और जीवन का अभिन्न अंग है। और इसको सही से नहीं एड्रेस करने से क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट का रोजगार बढ़ता है ना, हमारा धंधा बढ़ता है। लेकिन हमारा धंधा क्या है? मेडिकल प्रोफेशनल की तरह गंदा धंधा है ना। जितने लोग बीमार होंगे तो उतना ज्यादा हमारा धंधा बढ़ेगा। बेसिकली चीजों को मैं उल्टे तरीके से कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारा धंधा अच्छा धंधा है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग उसको ठीक करते हैं। हम लोग ये थोड़ी ना चाहेंगे कि ऐसा हो जाए।
ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए, रिलेटेड टू मूड, हाँ इमोशन क्या अफेक्ट क्या होता है, मूड से इमोशन को रिलेट करता है अफेक्ट, ठीक है, जो भी इमोशन है हमारे मूड का। अब देखते हैं इसका जो लेवल बना, ठीक है, इसको कितने लेवल्स में बांटा गया, 1 2 3 4 5 लेवल्स में बांटा गया, ठीक है। अगेन 1 नंबर लेवल पहला, नीचे वाला लेवल पहला है और ऊपर वाला लेवल क्या है, 5वां है। देखते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है। और जैसे कि पिछले बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देख करके आपने अपने ज्ञान के, है ना, अपने अपने बुद्धि के स्तर को भी नापने या देखने की कोशिश की होगी, है ना। तो ये स्वयं को मापने का एक स्केल है। आप देखिए कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है, कौन टीचर आपको बताएगा। टीचर ने 4 बार हाँ कर दिया तो क्या हो गया कि आप पहुंच गए क्या 5वें 6ठे स्केल पे, आप टॉप कर गए, आप गोल्ड मेडल ले आए, फलाना एग्जाम क्रैक कर लिए। तो आप क्रिएट के स्केल तक पहुंचे क्या, खुद का एनालिसिस कीजिए। कौन एग्जाम आपका एनालिसिस करेगा, कौन सा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम बना है दुनिया में जो 100% एक्यूरेट है, कोई नहीं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस चीज के जरिए आप अपना स्वयं देख सकते हैं कि आप कितने आगे बढ़े हैं, कितना आगे आपको बढ़ना है। सेम चीज तो आप ये भी कर सकते हैं इसके साथ, इमोशनल डेवलपमेंट वाली चीज में। थोड़ा डेटा देख लेते हैं। क्रॉथॉल और ब्लूम और मासिया, 3 लोगों ने मिल करके इसको डेवलप किया। अब ब्लूम की बात आती है तो ब्लूम के साथ ये लोग कौन होते हैं, ब्लूम भाई साहब जो थे ना, ये जो काम चल रहा था उसकी कमिटी के अध्यक्ष थे। अब बाकी अध्यक्ष ही तो नहीं होते हैं, अध्यक्ष का काम क्या होता है, कोऑपरेटिव का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम अध्यक्षता करना होता है, काम तो सभी लोग करते हैं। तो वैसे ही क्राउथॉल भी थे और मासिया भी थी। मासिया थे या थी हमको नहीं पता, मासी जैसा लग रहा है तो मेरे मुंह से थी निकल गया। 1965 में, ठीक है, आप लोग भी याद रखिएगा इसको। मौसी से बहुत हम लोग का इमोशन जुड़ा होता है ना, तो माँ से की तरह एकदम प्यारी। तो वैसे जो है आप लोग याद रख सकते हैं कि ब्लूम, मासिया और क्रॉथहोल 3 लोगों ने मिलके इमोशन का ये चीज बनाया था। तो जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि जो हमारे शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य की जब हमने चर्चा की थी, तो आप लोगों को याद होगा कि शिक्षा के उद्देश्य में केवल ये नहीं था कि व्यक्ति को टॉपर बना देना है, ठीक है, व्यक्ति को गूगल का सीईओ बना देना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था शिक्षा का ऑब्जेक्टिव, उसका संपूर्ण विकास करना है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जब करेंगे तो केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ी ना करेंगे, कॉग्निटिव भी करेंगे, अफेक्टिव भी करेंगे, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी करेंगे। साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए क्या कराया जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह कर की अपॉर्चुनिटी दी जाती है बच्चों को, ये सब कीजिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, पैदा होते ही तय कर देते हैं कि ये बड़ा होकर आईआईटीएन बनेगा, उसके जीवन से सब कुछ छीन लेते हैं। बच्चे की स्थिति ये आ जाती है कि चलती ट्रेन जो है, मतलब जो ट्रेन चल गई थोड़ी सी, उस पे चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता, और वो जो गिर के कट जाता है। तो दीज आर थिंग्स पीपल डूइंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। और जो साइकोमोटर लर्निंग की जहां तक बात है, जहां लोग ऐसे ऐसे हैं, मतलब हम लोग बचपन में रस्सी वस्सी पे चला करते थे, ऐसे चीजें जो किया करते थे, हाँ देख करके आए कि अरे फलना जगह पे नट कर रहा है ऐसे वैसे, और कहीं पे रस्सी बांध लिए पेट वेट पे, आज लटक रहे हैं उस पे, कल डंडा लेके चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 4 दिन बाद कोई देख लिया तो हम लोग खुश हुए कि घर वाला प्राउड होगा, घर में जाके 4 छड़ी लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि रस्सी पे दूसरे दिन से चढ़ना बंद हो गया, ठीक है। तो ये था साइकोमोटर लर्निंग हम लोग के टाइम पे। तो ये चीज क्या हो रही है कि अब बच्चों को जिनको स्पोर्ट्समैन बनाना है, जैसे चाइना का आप लोग सुनते होंगे कि चाइना सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल लाता है, और बच्चों को बचपन से ही साइकोमोटर और काइनेस्थेटिक ट्रेनिंग दी जाती है कि उनका साइकोमोटर स्किल्स डेवलप हो जाए। टेबल टेनिस का कभी मैच देखिएगा आप लोग चाइनीज प्लेयर का, देख के अवाक रह जाइए कितना तेज रिफ्लेक्स होता है, और उस बॉल को उस बैट से कितने एंगल से और कितने कर्व से मारता है कि, और इतने तेजी से करता है कि दिमाग बौखला जाता है देख करके। मतलब हम तो टेबल टेनिस का मैच जब देखते हैं ना, तो मेरा आंख साथ नहीं दे पाता है दृष्टि की, बॉल किधर किधर गया, इतनी तेजी से वो लोग जो है ना, और इतने तरीके से वो चीज करते हैं। तो मेरी क्षमता में ज्यादा से ज्यादा बैडमिंटन है, टेबल टेनिस तो बहुत बाहर है। जब एसएसबी में हम लोग गए थे तो वहां पे टेबल टेनिस भी मिलता था, खेलने का प्रयास किए, एक बार भी जो है ना बॉल टच नहीं हुआ बैट से, जब सामने टेबल टेनिस का प्लेयर था। तो हायरार्की है, ये क्या हायरार्की है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, हाई जो है ऊपर की तरफ है और लो क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बीच का टॉपिक थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
हम आगे पढ़ाएंगे, हमको लगा कि पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको एक बार आप लोग देखिए 1 सेकंड के लिए बस। सबसे पहला लेवल क्या है? रिसीविंग है। ताइवान बाद में होगा, ठीक है। पहला लेवल क्या है? रिसीविंग है। रिसीव करने का मतलब क्या है? आप इमोशन को रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, आप अटेंशन दे पा रहे हैं कि नहीं इमोशनल सीन को, है ना। व्यक्ति सामने बैठा है, आप पे कुड़ रहा है, जल भून रहा है, और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है ना, कि भाई आदमी को ऐसा लग रहा। आप अटेंशन, आपके अटेंशन के डोमेन में ही नहीं आ पा रहा है उसका इमोशन, है ना। उसके इमोशन का जो एग्जिस्टेंस है व्यक्ति के, फर्स्ट वाले पार्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, रिसीविंग का, ठीक है। व्यक्ति के इमोशन का जो एग्जिस्टेंस है उसका क्या बोले, एग्जिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तित्व, हाँ। अस्तित्व जो है व्यक्ति के, वही नहीं समझ में आ रहा है आपको। मान लीजिए कि बिल्कुल वैसी बात है कि सामने बैल खड़ा है लेकिन आपको बैल दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बस वैसी ही बात है। तो सबसे पहला आइडिया क्या होता है, सबसे पहला वाला चीज क्या होता है कि पैसिवली पेइंग अटेंशन। इसको हम लोग डील करते हैं इधर नेक्स्ट पेज से। सबसे पहली जो चीज है वो है रिसीविंग। क्या आप इमोशन को रिसीव कर पाते हैं? क्या आपका बालक जो है या बालिका जो है, बच्चा है, या आपका प्रेमी प्रेमिका, आपका माता पिता, आपका भाई बहन, आपका मित्र, ठीक है, क्या इमोशन को रिसीव कर पाता है? वो अटेंशन पे कर पाता है? रिसीविंग का पार्ट क्या है? अटेंशन। उसका ध्यान जाता है आपके इमोशन पे, ठीक है। तो अब लड़कों की शिकायत आएगी कि हमारे इमोशन पे तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान अगर सबसे पहले जाता है तो दो चीजों पर, एक तो सरकारी नौकरी है कि नहीं, और दूसरा जो है बाप कितना अमीर है, जेब में कितना पैसा है। पूरी पुरुष बिरादरी इसी बात से पीड़ित है कि सबसे पहले ध्यान वहीं पे जाता है यार। अगर वहां पे ध्यान जाता है तो फिर हम स्मार्ट हैंडसम सब हो जाते हैं, चाहे देखने में कलुआ काहे नहीं हो। अगर काला है तो फिर जो है ना वो मर्दानगी वाली बात आ जाती है, और अगर गरीब और काला है तो कलुआ हो जाता है, ठीक है। तो खैर, अटेंशन वाली बात है कि क्या आप अटेंशन ले पा रहे हैं कि नहीं। स्त्रियों को इस बात की शिकायत है कि अटेंशन जो है, जो भी आता है पुरुष का, वो केवल हमारे शरीर और रूप रंग और उसके आकार को देख करके आता है। बड़ा गजब चीज है ये तो। फिर तो कल किसी और दिख गया तो फिर उधर मुंह मारने लग जाता है, आंखें वहां भागने। ये जीवन का सबसे बड़ा समस्या हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि भावना को अट्यून नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये केवल अपने नीड्स को देख पा रहे हैं। इनका स्केल, अगर आप ऐसे स्केल पर देखेंगे तो ये जो प्रकृति है, ठीक है, इतने सालों, लाखों करोड़ों सालों का इवोल्यूशन बन के इंसान बना, इतने सालों से इवोल्यूशन हो, इनका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। ये उसमें जिस टाइम पे कहते हैं ना भगवान बुद्धि बांट रहा था तो कहाँ थे, तो जिस टाइम भगवान इवोल्यूशन बांट रहा था तो कहाँ थे? वहीं थे। कुछ खाने में व्यस्त होंगे या किसी का पैसा बांटने में व्यस्त होंगे, है ना। तो ऐसा वाला हिसाब था। तो ये लोग रिसीविंग के स्तर तक भी नहीं आ पाए कि वो इमोशन को भी महसूस कर पाए कि भाई आदमी जेब और नौकरी से भी बढ़ के कुछ है, इमोशन भी कुछ होता है ना। लड़की का केवल रूप रंग ही नहीं होता है, उसके हृदय की भी बात देखो, उसके मन की भी बात देखो, ठीक है। उसको भी एक व्यक्ति की तरह देखो, उसको एक सामान की तरह मत देखो कि यहाँ उठा करके ले आए, एक घर की नौकरानी बना दिया और भोगने के लिए एक बड़ा बढ़िया सा सामान मिल गया मेरे पास। तो इस तरीके से मत देखो। पहले स्तर पे क्या है, आपने देखा रिसीविंग। इसके बाद इस रिसीविंग में क्या आएगा? पहली चीज तो अटेंशन आएगी, दूसरी चीज आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है। आइडिया, अब आइडिया क्या है? आइडिया एक ऐसी चीज है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। समझिएगा, फिजिकल फॉर्म मतलब कोई भौतिक चीज नहीं है आइडिया। जैसे हमारे आइडिया क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मनी क्या है? एक भौतिक वो चीज है। शरीर का रूप रंग आकार क्या है? एक भौतिक एंटाइटी है। पर आइडिया क्या है? आइडिया तो एक मानसिक वो चीज है, ठीक है, एक मेंटल वो चीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो रिसीविंग स्टेज पे अगर आप हैं, ठीक है, या रिसीविंग स्टेज पर आप डेवलप्ड हैं, तो आप सर्टेन आइडियाज को जो है ना पहचान पाएंगे। जैसे व्यक्ति के अंदर, जैसे सामने जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, क्या उसके लिए टका ही धर्म टका ही कर्म है। अगर उसके माइंड में ये बात है तो आप इस माइंड को भी क्या देख पा रहे हैं, मतलब उसके बिहेवियर में दिख पा रहा है, मतलब आइडिया।
उसके रूप रंग शेप से थोड़ा सा वो चीज जा करके, ठीक है। और क्या होता है रिसीविंग में? फिनोमिना, घटना, घटना। क्या कोई घटना हुई, ठीक है, उसके भावनात्मक रूप रंग और चीजों को आप देख पा रहे हैं, तो ये है रिसीविंग, इसको हम लोग रिसेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग देखिए कि इसमें भी क्या है, वर्ब का यूज किया गया, ठीक है, वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पे भी। रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, सारे वर्ब का यूज किया गया, इसमें नाउन का यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हुआ होगा, बाद में बना होगा, बिल्कुल बाद में बना है, पहले रिसेप्शन बना था, फिर रेस्पॉन्स बना था, फिर उसके बाद जो था ना अप्रिसिएशन बना था, ऐसे करके था, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला बना है। ब्लूम्स वाले को दोनों वर्जन पढ़ना जरूरी है, इसको लेटेस्ट वाला पढ़ना है। इस तरीके से बहुत सारे टेक्सोनॉमी है, ठीक है, जिसको जितना पढ़ना है उसको हम लोग उतना पढ़ रहे हैं। ये फोटो इधर भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, बताने में। इसको कॉपी करके देखते हैं। हो जाए भाई पेस्ट। चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे। अब जो रेस्पॉन्डिंग होता है, रेस्पॉन्डिंग में क्या दिख रहा है आपको? दूसरा जो स्टेज है रेस्पॉन्डिंग, उसमें क्या दिख रहा है? रिस्पॉन्स। ये जो भावना है, क्या उस भावना के प्रति आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं? ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, पहला वाला जो था ये इस रिसीविंग क्या था, अवेयरनेस से रिलेटेड था। क्या आपके में इतना अवेयरनेस है कि आप जो बातें कह रहे हैं उसका व्यक्ति पर क्या असर पड़ रहा है? इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या क्या ही आपका भावनात्मक विकास हुआ है? अब आप कहिए कि सर भावनात्मक विकास बहुत मुश्किल है, तो भाई मेरे भैया, कौन सा विकास मुश्किल नहीं है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा आसान चीज था? घंटों बैठ के पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जिस टाइम आप टीवी देखते होते हैं, रील देख रहे होते हैं, दिमाग को प्लेजर देने से हटाना पड़ता है। बेसिकली कहिए तो जिसको पढ़ना है, एक्चुअली में पढ़ना है, तो उसको एक तरीके से ब्रह्मचारी और मॉन्क वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, भले ही ऊपर से वो कैसा भी दिखे। जितने भी आपके दिमाग को प्लेजर के सोर्सेज है ना, जो सुख देगा, सबसे छोड़ करके दुखदाई काम पढ़ाई करनी होगी। दिमाग को उस वे में करना होगा कि दिमाग को लेक्चर देखना, दिमाग को पढ़ना अच्छा लगने लगे। और एक टाइम पे जब वो हो गया ना, तो पढ़ाई मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा है, आपने उसको सोर्स ऑफ प्लेजर बना दिया, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगा। क्यों? तो आपको पता चला, अरे यार इससे तो बहुत नई चीजें पता चलती है, इससे मेरे जीवन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है। रील देखने से क्या हो रहा था, क्रिकेट देखने से क्या हो रहा था, जीवन का जब बैंड बजा हुआ रहता था तो थोड़ा देर के लिए बैठ करके रिलैक्स हो जाते थे, फ्रेश हो जाते थे। फिर तो जाके उसी रिश्तेदार का कचकच, उसी एग्जाम का फेलियर, और सब चीज में जो है उसी में कूदना था। लेकिन उस सब का समाधान क्या था? समाधान था शिक्षा, है ना। हमने देखा शिक्षा को एक समाधान के रूप में, और जिस दिन देखा कि शिक्षा तो गजब की चीज है यार, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, उसके बाद लग जाएगा उसका लत, ठीक है, और उसके बाद मजा आने लगेगा। फिर आप 8 घंटा 10 घंटा ना पढ़ने टाइम कभी आप घड़ी नहीं देखिएगा, है ना। कोई पूछे कितना घंटा पढ़ता है बोलेंगे, हंसी आएगा आपको, इस सवाल घंटा क्या होता है। पढ़ते हैं बस, घंटा देख के थोड़ी ना पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं 2 घंटा। तो ये वाली चीज है। तो रेस्पॉन्डिंग वाली चीज पे आते हैं। रेस्पॉन्डिंग वाली चीज पे आए तो आप क्या करते हैं कि अवेयर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, अवेयरनेस हो गया। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे आएगा रिएक्शन। अवेयरनेस हो गया, जान गए कि ऐसा ऐसा है, तो एक रिएक्शन आएगा। तो पहला स्टेज क्या था? रिसीविंग। अब पहला स्टेज अगर हो ही ना, रिसीविंग हो ही ना, हम अवेयर है ही नहीं अगले के इमोशंस, तो क्या रिएक्ट करेंगे? कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, या फिर जैसे हम चलते जा रहे हैं अपने मन की कहानी अगर बगर करते जा रहे हैं, वैसे करते जाएंगे। तो वैसे में क्या होगा, सपोज स्टूडेंट बोर हो रहा है, ठीक है, टीचर पकड़ ही नहीं पा रहा है, टीचर अवेयर ही नहीं है कि स्टूडेंट बोर हो रहा है, उसको जरा भी इच्छा नहीं है क्लास करने की, अब उसका एग्जाम है। जैसे कई बार क्या होता है कुछ डिपार्टमेंट्स में या कहीं पे, अब आपका एग्जाम कल है, तो आज लेक्चर ले रहे हैं, वो भी 3 पीरियड ले रहे हैं। 2 बजे से एग्जाम है, तो 10 बजे से लेक्चर लेना, 3 क्लास चालू कर दिया, वो भी एग्जाम वाली चीजें नहीं पढ़ा रहे, कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि बच्चा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसको पढ़ने का थोड़ा भी मन करेगा, उसको लगेगा एक तो पढ़ा नहीं रहे हो,
ऊपर से जो मेरा रिवीजन का समय था वो ले लिए, और रिवीजन का समय भी ले लिए तो कम से कम रिवीजन नहीं करते तो चिल तो करते एग्जाम एग्जाम के पहले कि हाँ चलो भाई थोड़ा रिलैक्स रहे, ब्रेन शांत रहा, जाके लिखेंगे। तो मैं एग्जाम के पहले क्या किए कि जा करके मेरा 3 गो लेक्चर ले लिए, और वो भी जो है पूरा पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, और पूरा ये चीज कर रहे हो, दिमाग में घुसा रहे हो। तो क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस, बाधा क्रिएट हो रहा है। हमको जो परफॉर्म करना था उस टास्क में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने पहले दिमाग में कुछ और डाल दिया। ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप जो रिसीव कर रहे हो, आप बच्चा रिसीविंग के मोड में है ही नहीं, और आप कह रहे हो कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करा, तुम डांट भी रहेंगे, तुम लोग को इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ऐसे वैसे। तो अगर आप रिसीव ही नहीं करेंगे टीचर की साइड से, आप रिसीव नहीं कर पाए, आप अवेयर नहीं हो पाए कि बच्चा बोर हो रहा है या बच्चे को नहीं चाहिए आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे पढ़ाई, अभी के टाइम पे जो चाहिए आप उसको वो दो, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे सही ढंग से, रिएक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर टीचर ये चीज गॉज कर ले तो टीचर क्या करेंगे, टीचर चुपचाप आएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना। खाली एक बार श्योर कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक पढ़े हो कि नहीं, ये चीज है ही कि नहीं, है ना। ये क्या है, वो क्या है, एक बार रिवाइज करा देंगे। अच्छा इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वैसे करते हैं, हल्के फुल्के वे में, क्लास नहीं लेंगे। थोड़ा सा बोलिए, 20 मिनट में डिस्कस करना है, बच्चा जो कॉन्फिडेंट नहीं भी था वो भी कॉन्फिडेंट हो गया। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशन में डेवलपमेंट। अगर आप में ये चीज नहीं थी तो आप क्या बनेंगे, पहले वाले टीचर बनेंगे। ठीक है, कि आपको लग रहा है, आप आए टास्क कर दिया, आपको लग रहा है बच्चों का बौद्धिक विकास होना जरूरी है यार, करो बौद्धिक विकास करो। तो क्या हुआ, लाइफ में टफ बनो। एग्जाम है 2 घंटे बाद, तो क्या हुआ, अभी 1 घंटे पहले दूसरी चीज पढ़ो, लाइफ में टफ बनो। ठीक है, तो ये वाली चीजें नहीं, एक प्रॉपर जो होना चाहिए वैसा। तीसरी चीज जो है, तो अफेक्टिव अब रिसीविंग, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें, इसमें ये सब दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि बताइए कि सबसे पहला लेवल कौन सा है, तो बताइएगा कि पहला लेवल रिसीविंग है। ठीक है, इसीलिए इसको कॉपी में आप लोग बना लीजिए। कलर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई वैसा नहीं है। ठीक है, पर ये जो क्रम है ना वो वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि रिस्पॉन्डिंग की बात आती है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव ही नहीं हुआ तो उस पर रिस्पॉन्स होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, जैसे ईयरफोन लगा करके आप चल रही हैं मेट्रो में और किसी ने बगल से बोला देवी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, तो क्या हुआ, इमोशन रिसीव ही नहीं हुआ तो रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा। आप चुपचाप अपना गाना सुन रहे हैं, पिंक फ्लॉयड सुन रहे हैं एकदम मस्त फुल वॉल्यूम पे, एकदम हार्ड मेटल सॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रिस्पॉन्ड नहीं होगा। और क्या हो रहा है कि अगर आपने रिसीव किया तो रिस्पॉन्ड भी होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है और किसी ने बोला तो आप देख करके उनको कहें कि हाँ थैंक यू वेरी मच, या फिर आप उसको एक ऐसा नजर देंगे कि बस उसको समझ में आ जाए कि भैया यहाँ दाल नहीं गलने वाली हमारी, तो क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेंगे आप। ठीक है, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्डिंग के लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कन्वर्सेशन, बातचीत। जब तक आप समझेंगे नहीं, है ना, अवेयर नहीं होंगे, तो आप कैसे बातचीत करेंगे, वहां पे कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग यानी सेकंड लेवल पे जो एक्टिविटी है वो कन्वर्सेशन होता है, और क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ये सब क्या है, सेकंड लेवल की एक्टिविटीज है। अगर कोई कोई व्यक्ति, अब देखिए इसमें भी राज छुपा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल का। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कन्वर्सेशनिस्ट है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल गजब की होनी क्या केवल नॉलेज से आ जाती है क्या, है? कोई अच्छा टीचर क्या केवल नॉलेज से बन जाएगा, नहीं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर वो अवेयर नहीं होगा, ठीक है, अगर वो इमोशन को नहीं पकड़, कोई भी अच्छा व्यक्ति, टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन में आप हो, तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो आप सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। और जब सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो चीजें सही से कभी भी नहीं जाएंगी आपके लिए, कभी भी स्मूथ नहीं जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है, शादी हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, बिजनेसमैन बिजनेसमैन का रिलेशनशिप, जितने भी प्रकार के रिश्ते हैं दुनिया में, या सोशल ट्रांजेक्शन, जितने भी प्रकार के सामाजिक व्यवहार हैं जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, बिहेवियर एक्सचेंज होता है, वो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कन्वर्सेशन में सफल होने का क्या तरीका है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या बहुत अच्छे कन्वर्सेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा के समझा के खत्म करेंगे तभी छोड़ेंगे, अभी उगताइएगा मत कि 8:30 बज गया, क्योंकि लेट से ही आए हैं सब लोग। तो चलिए, ग्रुप डिस्कशन और क्या है,
निर्देश और आदेश का पालन करना, आदेश और निर्देश का पालन। जब तक आपने बात नहीं समझी, बात की भावना को नहीं समझा, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि उसका पालन कर पाइएगा, आदेश या निर्देश का नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तीन चीजें जो होती है, इसको हम घेर देते हैं, ये तीन एक्टिविटीज होती है सेकेंड लेवल से। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मत सोचिएगा कि जो है ना नेट का एग्जाम है, स्कॉलर बनना है एक। अब देश में विद्वान बनने का एक ही तो एग्जाम है, नेट, कि आप अपने क्षेत्र में सिद्ध हस्त हैं, ठीक है। इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं है, किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होने का कोई प्रमाण नहीं है। और वो भी आपको शॉर्टकट में निकालना है, शॉर्टकट में निकाल के स्मार्ट वर्क करके नौकरी मिल सकती है, विद्या नहीं मिल सकती, ठीक है। अब तो नौकरी भी शॉर्टकट से नहीं मिलता, उसके लिए भी बहुत तपना पड़ता है। एक टाइम था जब मिलता था, पर फिर भी स्मार्ट वर्क से या स्ट्रेटजी से चीज हो सकता है। यहाँ पे तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट या रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट। अर्थात ग्रुप डिस्कशन, परिचर्चा, ठीक है, या वार्तालाप इफेक्टिव डेवलपमेंट के किन स्तरों की मांग करता है? तो रिस्पॉन्डिंग सेकेंड स्तर की मांग करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, और अगर आप इस ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो बाउंसर आ जाता है, आंसर तो दूर की बात क्वेश्चन तक फ्लाई कर जाता है ऊपर से, और आंसर में तुक्का मार करके आते हैं बस। तो ये नहीं करना है, सिचुएशन को समझिए, है ना, भावनाओं को भी समझिए और पढ़ाई को भी समझिए, विद्या को भी समझिए, दोनों को। अब आते हैं हम लोग, रेस्पॉन्डिंग हमने देख लिया। तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज है वैल्यूइंग। ये क्या चीज है? अब इससे जो व्यक्ति आगे बढ़ा वो आया तीसरे स्तर पे, जो कि स्तर है वैल्यूइंग का। तो वैल्यूइंग क्या है? काला हो जाओ मेरे भाई। चलो, अब किसी वैल्यूइंग का मतलब है किसी चीज का वैल्यू करना, ठीक है। आप उसका वैल्यू कर पा रहे हैं कि नहीं? सपोज करते हैं, मान करके चलते हैं, ठीक है। कोई लड़का लोग, कोई इमोशनल मत होइएगा, लड़का तो बहुत कम ही है क्लास में, दो ही है हम ही लोग, ठीक है। तो आपने, चलिए लड़की के ही केस पे लगा के देखते हैं, ठीक है, दोनों के लिए तो बात बराबर ही होता है। दो लोग हैं, ठीक है, एक साथ जीने मरने की कसमें खाए हैं, घर वालों को भी पता नहीं है कितना कसम खा चुके हैं साथ में। जब जिस दिन पता चलेगा तो बोलेगा कि यार कसम, तुम लोग का कसम का क्या वैल्यू यार, अभी मारते हैं थौर का हैमर, सब कसम और रिश्ता तोड़वाते हैं तुम लोग का। इतना कब से तुम लोग बड़ा हो गया जी कि कसम खाने लग गया है? जीवन जिएंगे साथ में। तो मोगैम्बो की तरह एंट्री होगी, और आपका सामने वाला मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएगा या फिर करवा दिया जाएगा। तो रिसीविंग के स्टेज पे अब आपने जिस व्यक्ति के साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक तो वो अवेयर ही नहीं हो पाता है आपके इस चीज से, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। जो प्रोफेशन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, रियल वर्ल्ड में इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी करती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, ये वो सब कुछ जो है ना, दुनिया में जितना भसड़ फैला हुआ है, सब इसी चीजों के कारण फैला हुआ है कि इफेक्टिव लेवल पे लोग डेवलपमेंट हो ही नहीं रहे, ठीक है। और लोगों को क्या लिख रहा है? बस बस हार्ड पोस्ट ग्राइंड, ये वो ऐसे वैसे। पुरुषों का ये रोग जो है धीरे धीरे महिलाओं में भी लग गया, वो भी कठोर होती जा रही है। अरे भाई, तुम भी कठोर हो जाओगी तो पुरुषों को ट्रेनिंग कौन देगा कि इमोशन भी एक चीज है? उनके अंदर भावनाएं जगेंगी कैसे? एक तो अलग ही दुनिया उनको जो है बैल बनाए हुआ रखता है बचपन से। तो वैल्यू किसी ने रिसीव ही नहीं किया, ठीक है, आपके अवेयरनेस को समझा ही नहीं, तो सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप जिस व्यक्ति के साथ जीने मरने की कस्में खाए हैं, उसको आपके इमोशन का अवेयरनेस ही नहीं है कि हम ऐसी बात बोल देंगे तो उसको इतना बुरा लग जाएगा, है ना, या ऐसा लग सकता है तो हम ना बोले। ऐसा होगा ही नहीं, उसने बोल दिया, रिस्पॉन्स जो आया, रिस्पॉन्स कचरा आया। अब ऐसा बोल दिया, आपको बुरा लगा तो बुरा आपको लगा, तो तुरंत में तो मुंह से फूल बरसेगा नहीं। बाद में तो ठीक है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, होता है आपस में, ये अंडरस्टैंडिंग आती है, लेकिन तुरंत में तो मारेगा हिट बड़ा जोर से। तो या तो आप मुंह बंद करके रह जाएंगे कि बाद में इसको बताएंगे, या तो तुरंत बता दीजिएगा। तो उससे क्या होगा? आपस में कचरा होगा, और जब कचरा होगा तो आपको महसूस होगा कि यार अगला तो मेरा वैल्यू ही नहीं करता, ठीक है। एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता, है ना, कोई भी हो, माँ बाप का ही क्यों ना हो, भाई बहन का ही क्यों ना हो, ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि हमारा तो वैल्यू ही नहीं है।
बच्चा ये सोच रहा है कि यार माँ बाप तो मेरा वैल्यू ही नहीं करता है, क्योंकि बच्चे के अवेयरनेस से माँ बाप को कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि माँ बाप को तो नोट छापना है ना। पड़ोसी को दिखाना है कि भाई तुम जो है वैगन आर लिया है तो हम स्कॉर्पियो लेंगे, ठीक है। पड़ोसी को दिखाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी झंड करने के लिए तैयार है, ठीक है। शर्मा जी जो है 2 तल्ले का मकान बनाए हैं तो हम 5 तल्ले का बनाएंगे, नहीं तो मेरा जीवन का मतलब क्या रह जाएगा, हम तो छोटे हो जाएंगे ना, है ना। शर्मा की पत्नी जो है सीना ठोक के चलती है, बहुत टेढ़ में बोलती है, हमको भी चढ़ के बोलना है, तो मेरे पति का भी 5 तल्ला होगा तब ना चढ़ के बोलेंगे। तो ऐसी चीजों से बीमार होकर के चीजें कर रहे हैं। तो और बच्चे का क्या हो रहा है, बच्चा अलग एकांत में जिए जा रहा है, साला हमको कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। हम बीमार पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि खाना खाए कि नहीं खाए, क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा क्या कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है, ये वो कर रहा है। उसको जहां लग रहा है कि दोस्त है जो मेरे भावना को समझ रहा है, वहीं जाके पड़ जा रहा है। और भावना को समझने वाले कौन लोग हैं, चरसी, भंगेरी, गंजेड़ी, दारू पीने वाले। और पता चला कि जो है माँ बाप नोट छापने में बिजी है, समाज में बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है, 2 गो स्कॉर्पियो है, 4 गो बिल्डिंग है और बच्चा चरसी है ना, ठीक है। ऐसे केसेस देखे होंगे आपने। ये हमारे समाज की क्या है, रियलिटी है। रियलिटी चेक कहाँ से निकल के आ रहा है, कितनी छोटी छोटी चीजें समझनी थी। क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन और ऐसे पैसा और ऐसे बीपीएससी यूपीएससी का नौकरी का, है? और किस काम की वो सफलता है। इसीलिए हम शुरू में बोले ना कि हमको सफलता और असफलता दोनों वर्ड झूठ लगता है, दोनों मनगढ़ंत वर्ड लगता है, दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए वैल्यूइंग पे आए कि वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। अब किसी वैल्यू देने का क्या मतलब है, वैल्यू देने का मतलब क्या, भाव देना ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई लड़की भाव नहीं दे रही, कब से घास डाल रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो मतलब नहीं है। वैल्यू देने का मतलब अप्रिसिएट करना, है ना, किसी के इमोशंस को अप्रिसिएट करना। अब मान लीजिए कि आजकल के समाज में आप देखा होगा कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, कि जेंडर को लेकर के, है ना। लोग जेंडर के मामले में जो दो स्टिक्स माने जाते थे, मेल और फीमेल, इसके बीच में आ रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रहे हैं, ठीक है। अब लोग इस इमोशन को निकाल रहे हैं, पहले निकालते नहीं थे। अगर कहीं निकल गया हल्ला होता था तो पूरा बदनामी हो जाता था कि अरे यार ये जो लड़का है ना ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप का है, इसको लड़का लोग पसंद है, इसको ऐसा पसंद है, तो ये तो बहुत मतलब पाप है, साइको है, ऐसा है वैसा है। अब प्रभु ने उसको वैसा बनाया, प्रकृति ने उसको वैसा बनाया, क्या कीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर कोई, ठीक है, अब वो पूरे के पूरे माइंड से और भीतर इमोशन से स्त्री है और पुरुष के बॉडी में फंसा हुआ है, उसको वैसा महसूस हो रहा है। आप उस जगह पे रह के देखिए कि आपके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। अगर थोड़ा मानवता और थोड़ा काइंडनेस के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सारा कुछ, सारा गुण आप में स्त्री वाला है और शरीर पुरुष वाला है, और वो भी पुरुष जैसा वो आचरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका वो सब कुछ तो हार्मोन से रेगुलेट होगा। तो आप किस क्राइसिस में होंगे, आप किसी के पास बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके पास भी बोलेंगे लड़कों का ग्रुप में, वहां तो अलग, लड़कों के ग्रुप में तो और उनको जीवन में कुछ करना नहीं है, मर्दानगी छांटना है बस, मूछ मसल और ये और वो, भाई छक्का है, सॉफ्ट है ये। उस व्यक्ति को पीड़ा को देखिए आप एक बार, ठीक है। तो एक बार उस व्यक्ति के मेंटालिटी को समझ के देखिए, उसके जगह पर रह के देखिए कि कितना मुश्किल होता है, उसके लिए कितना अकेलापन है, ठीक है। और किस तरीके की मतलब दुविधा में कैसे जगह पे वो फंसा हुआ है। तो उसका गुनाह क्या है, क्या उसका अपराध था, कोई गुनाह नहीं है। तो क्या समाज को समावेशी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए लेकर के क्या हुआ कि आंदोलन और ऐसी बातें जो है आगे बढ़ने लगी, चीजें चालू हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ गधों ने इसको फैशन बना दिया। अब लड़के लोग लिपस्टिक लगा के ऐसे वैसे करके जो है उसको इमुलेट कर रहे हैं। तो भाई मजाक मत बनाओ ना किसी की प्रकृति का, है ना, जेंडर का मजाक मत बनाओ। हमने उनको जगह दी, ट्रांसजेंडर कह के उनको वो चीज आइडेंटिटी दी, समाज में एक स्थान दिया कि भाई उसका भी जीवन है, वो चीज है। तो आपने क्या किया, मजाक बना दिया। तो ये जो वैल्यू वाली बात है, अप्रिसिएट करने की बात, तो हमने क्या की, उनके इमोशंस को अप्रिसिएट किया कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी एक अच्छे से सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, वो भी शिक्षा को प्राप्त हो, वो भी नौकरियों को प्राप्त हो, उनके भी व्यक्तित्व की बात हो। आज जहां कहीं भी किन्नर की बात आती है तो सब लोग हंसेगा, एक दूसरे को देखेगा, आंखों में शरारत भरी नजरों से देखेगा। आप ये बताओ कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व की बात आते ही सीधे सीधे उसके लिंग पर ध्यान जाना, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छी मेंटालिटी की निशानी है। लेकिन यही मेंटालिटी आपको सिखाई गई है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी तो उसको खत्म कर दी।
पूरा का पूरा आपका फोकस कहाँ चला गया, उसके शारीरिक लिंग पर चला गया कि कैसा होगा, ये तो किन्नर है, अरे ये तो ऐसे है वैसे है, तो क्या हो गया है, तो उसके वो भी एक व्यक्ति है ना भाई, उसकी भी दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, आपने समाज ने उसको मौका ही नहीं दिया। अप्रिसिएट कैसे करते हैं, एक केस देखते हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक जैसा मैंने बोला कि एक व्यक्ति मेरे जैसी सोच का है, एक व्यक्ति है जो पूरी की पूरी पुरातनवादी सोच का है, ठीक है, प्यूरिटैनिकल सोच का है। उसके पास एक ऐसा लड़का आता है, उसको लग रहा है कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा प्यारा स्वीट सा लड़का है, दोस्ती कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। एक दिन वो लड़का उसको प्रपोज कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो सबसे पहले क्या है, गुस्सा है, अरे साला ये तो तुम कुत्ता कहेगा, ये वो ऐसे वैसे, गे कहीं का ये वो, तुमको हम क्या नजर आते हैं ऐसे वैसे। तो एक का रिस्पॉन्स क्या होगा, ऐसे वैसे, ये वो साला खत्म आदमी है, कमीना आदमी है, चार जगह इसके बारे में बात फैला ऐसे वैसे। और दूसरे का क्या रिस्पॉन्स होगा, दूसरे का ये रिस्पॉन्स होगा, अरे थैंक यू सो मच यार, पर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ओरिएंटेशन स्ट्रेट है, तो हम बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेट्स बी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, आपने अपनी बात सामने को, अगले को साफ सुथरे ढंग से कह दी, ठीक है, और उसका वो चीज भी नहीं आया, तो ये हुआ वैल्यू अप्रिशिएशन। उसने आपको प्रेम के योग्य समझा, तब तो उसने आपको बोला, हालांकि ये एक विचार के स्तर की बात है, समझे, लेकिन समाज में इस तरीके से गंदगी फैली हुई है, तो अभी तो पूरा का पूरा कचरा हो गया है, जैसे हर चीज का कचरा होता है, वैसे इन चीजों का भी कचरा हो गया। तो हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हम सिर्फ ये कहने की बात करें कि कैसे एक वैल्यू को या एक इमोशन को वैल्यू के स्टेज तक ला करके कोई व्यक्ति अप्रिसिएट कर सकता है एक डिफिकल्ट सब्सटेंस, मतलब सरकमस्टांस में, और उसी चीजें बेहतर कर सकता है। तो अब किसी ने अगले को समझा दिया, अगले ने भी समझा, वेल एजुकेटेड है कि भाई इसका जेंडर का इशू है, जेंडर आइडेंटिटी का इशू है, इसको इसको खुद पता नहीं चल रहा है हम लड़का है लड़की है क्या करें, तो क्यों इसको हर्ट करना, अच्छे से बोल दो सॉफ्टली कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है, तो बस ठीक है। तो ये चीजें हो गई, वैल्यूइंग की बात हो गई, अप्रिसिएशन की बात हो गई। तो अप्रिसिएशन का स्टेज कब आया, जब आपने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया और एक्सेप्ट किया उस चीज को, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग ये चीजें करते हैं, और हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है, कोई इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, प्रोफेशन और पढ़ाई ऐसी है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना ही होता है हम लोग को, जब आप फील्ड में उतरेंगे ऐसी चीजें डील करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पार्टनर से चीटिंग, विवाह में असंतुष्टि, है ना, जीवन में जितनी भी तरह की बुरी चीजें हैं, जितनी भी गड़बड़े हुई हैं, उन सबको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, कोई से शर्माइए, ऐसे मुंह मत बनाइए कि सर क्या बोल रहे हैं ऐसे वैसे, है ना। इसको एक पॉजिटिव वे में सब लीजिए सब लोग इसको। तो वैल्यूइंग पे हम लोग पहुंचे, अगले ने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, वो नहीं समझ पा रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, वो वैल्यू नहीं कर पा रहा है, आप संतुष्ट होंगे, भले ही आप विवाह के बंधन में है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, पूरा जीवन कैद के जैसा लग रहा है, उसकी मेंटेलिटी को एक बार सोचिए कि वैसे लग रहा है। और उसी बीच में क्या होता है, कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि आपको कुछ ऐसे व्यक्ति या लोगों से मुलाकात हो जाती है कि वहां पे ये चीजें हैपन होने लगती है, अब आपका व्यक्तित्व दो हिस्सों में टूटने लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उन चीजों को, चीटिंग को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस व्यक्ति के दिमाग में और उसके इमोशनल स्टेट में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग दीज थिंग्स कि हाँ चलो उसने सही किया या नहीं किया, बिल्कुल नहीं, जो चीजें गलत हैं वो गलत है, सृष्टि के अंत तक गलत ही रहेंगी, चाहे कोई व्यक्ति उसको कैसे भी देखे, ठीक है। तो अपना मॉरल जो है ना, इस चीज चक्कर में सॉफ्ट नहीं करना है, बस समझना है उसके दिमाग में घुस के कि क्या हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि उसको देख रहा है कि उसको पार्टनर से वैल्यू नहीं मिल रहा, पार्टनर ना अवेयर है उसके, ना सही से रेस्पॉन्स कर रहा है। अब जो है दिन भर जो है रिश्तेदारों का ताना सुन करके, है ना, और यहाँ वहाँ कमेंट, और सास का टॉक्सिक इन्वायरमेंट, और सास की चुगली अपनी बेटियों के पास, और अपने घर वालों का जो है राड़ा, सब सुन करके जो है बेचारी स्त्री अपने आंसू पोंछ करके शाम में पति के लिए हलवा बना करके लाई कि पति आएगा तो हलवा खाएगा, और पति ने आते ही बोला तुमको तो ये वो काम है हलवा बनाना, वो तुमसे नहीं होता, हट, फेंक दिया उठा करके, तुमसे तो ये नहीं होता। तो क्या हुआ, वैल्यू किया उसने उसके एफर्ट्स को, नहीं। उसने उसके इमोशंस को वैल्यू किया, नहीं किया। तो क्या वो लोनली नहीं फील करेगी, क्या वो आइसोलेटेड नहीं फील करेगी, करेगी। तो इससे क्या होगा,
यार जो सबसे क्लोज रिलेशन था, पार्टनर का रिलेशन, वहां पे भी आप जो है ना वो क्लोज और अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक स्टाफ है, ठीक है, आप एक, जैसे स्कूटर होता है ना, मोटरसाइकिल एक इंस्ट्रूमेंट, आप वैसे महसूस कर रहे हैं, जीवन से असंतुष्टि और ये वो। तो क्या होगा, आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी, आप भी जीवन में धीरे धीरे कठोर बन जाइएगा। और वही एक बाकी सी प्यारी सी पॉजिटिव सी लड़की, जिससे सब दोस्ती करने के लिए चाहता था, कभी 18-20 वर्ष की उम्र में, 50-55 की उम्र में ऐसे खड़ूस और महिला हो जाएगी जिससे कोई बात नहीं करना चाहेगा। ये परिवर्तन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। और फिर वो भी उसी चक्कर में लग जाएगी कि इमोशन का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, इमोशन कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं किया गया। फिर उसके बच्चे भी जब इमोशनल वो चीजें करेंगे, या बोले कि माता जी हमको भी किसी से प्रेम हो गया है, तो बोले प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, ये सब फालतू का बात है। गृहस्थी बसाओ, चूल्हा चौका करो, बर्तन करो, उसके लिए ट्रेनिंग करो, यही है। हम लोग भी ऐसे ही जिए हैं। हम लोग क्या पागल थे? तो कौन उनको कहेगा कि हाँ वाकई आप पागल थे? तो वैल्यू अप्रिसिएट नहीं हुआ, अप्रिसिएशन एग्जाम्पल में। तो इमोशनल जो व्यक्ति जितना मैच्योर होगा वो चीजों की वैल्यू कर पाएगा, अप्रिसिएट कर पाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसका एक और एग्जाम्पल है, इस लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है ये देख लेते हैं। वैल्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है। जैसे आपके बच्चे को टेनिस खेलना है, आपने उसके इमोशन को रिकॉग्नाइज किया, देखा कि अरे यार देख टेनिस के प्रति बड़ा दीवानगी दिखा रहा है, आपने रिस्पॉन्स किया, क्या उसको टेनिस रैकेट लाके दे दिया, जाके एडमिशन करा दिया टेनिस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसके डेवलपमेंट को प्रोपेल किया, ठीक है, आपने एक स्टेप लिया डेवलपमेंट की तरफ। आपने उसके उस चीज को वैल्यू किया, उसके महत्व को समझा, अप्रिसिएट किया कि हाँ भाई ये चीज है। कंसर्न हुआ आपको कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन जब कंसर्न होगा ही नहीं, जैसे उस खड़ूस पति को अपनी पत्नी के उसके प्रति कंसर्न ही नहीं हुआ, ठीक है, कि कुछ हुआ ही नहीं कि हाँ यार इतना दिन भर जो है परेशान होकर के इसको लगा कि शाम में मेरा पति आएगा, हलवा खाएगा, दो चार प्यार की बातें करेगा, और अपने इस जो है कठोर जीवन से जो है थोड़ी देर के लिए हम मुक्त होंगे, थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगेगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ। आते ही जीवन ने फिर से तमाचा मार दिया, सुबह से तमाचा रात में मुक्का, ऐसा वाला हिसाब लगा इमोशंस के ऊपर। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और इंक्रीज होती है, होता है चीजों में इंक्रीज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए मिल गया, क्यों भावनात्मक स्तर पे अच्छा होना चाहिए और चीजें अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे पेरेंट या एक अच्छे, ठीक है, मान लीजिए आप नहीं बन पाए आईएएस, मान लीजिए आप ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं कर पाए, अरे भाई अच्छा बंदा बन जाइए, है ना, अच्छे व्यक्ति बनिए। आपके परिवार में आपके आने वाली पीढ़ियां करेंगे क्या? सबका सब जो आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, सबका बाप माँ क्या होता है, आईएएस और डॉक्टर ही होता है क्या? नहीं होता। ये जो थर्ड लेवल है वैल्यूइंग, जब आप इमोशन का वैल्यू करने से शुरू करते हैं, तो आपके लेवल, आपके जीवन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट शुरू होती है, प्रोफिशिएंसी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ आप उन्मुख होते हैं, जीवन में विकास की तरफ उन्मुख होते हैं। तो देखिए भावना कितनी जरूरी है आपको अच्छे वे में सोशल लाइफ देने के लिए, ये आपके डेवलपमेंट के लिए। और भावनात्मक रूप से जब बैंड बजा हुआ रहता है ना, तो प्रोफिशिएंसी बहुत नीचे रहती है। ये तो समझे ही होंगे आप लोग कि जब किसी का ब्रेकअप ब्रेकअप या ऐसा कुछ हो जाता है, या किसी का कोई बहुत क्लोज वन जो है फैमिली में मर गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, उसने लूज कर दिया, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी ज्यादा घट जाती है। जो व्यक्ति बहुत बढ़े हुए स्तर पर कार्य क्षमता को दिखा रहा था, वो बेसिक टास्क भी जो है सही से नहीं कर पाता है। कार्य क्षमता का मतलब ब्रश करना अधूरा नहीं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, राइटिंग का धार खत्म हो गया, स्टूडेंट है, ठीक है, धाकड़ थे, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट होकर के मैथ का बैंड बजा रहे थे, उसके बाद जो है मतलब ये लेवल की प्रोफिशिएंसी थी। आप स्टूडेंट, आपने बैचलर इन साइकोलॉजी की और ट्यूशन दे रहे हैं फिजिक्स वालों को, मैथ वालों को, पीजी वालों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा आपके पास आ रहा है पीजी मैथ्स किया हुआ, कि जो है ना एमएससी मैथ्स करने वाला बच्चा, कि हमको मैथ पढ़ा दो, ये वाली स्थिति थी। और अभी ये हो गया कि अपने पेपर का, अपने आर्ट्स पेपर का कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं दिमाग में घुस रहा। ये क्यों होता है? इमोशनल उल्टा पुल्टा के कारण। तो ये समझ में आ गया। अब चौथे लेवल पे हम लोग आते हैं। आज इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहिए इतना भी। बस थोड़ा ही है, 2 लेवल और है। ऑर्गेनाइजिंग चीजों को ना, मतलब हम लोग को केवल स्नैक्स की तरह नाश्ता नहीं करना है, खाना है,
एक मील की तरह पचाना है और उसको अपने शरीर में लगाना है कि जब भी रिकॉल करे मेमोरी में उसका पूरा मैप साथ में सामने में आ जाए। इसीलिए डिटेल में पढ़ा जाता है, और इतना डिटेल में हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास हिंदी मीडियम में और कोई साधन भी उपलब्ध नहीं होगा चीजें पढ़ने के लिए। इतने अच्छे से जहाँ पढ़ाया गया है सब फॉरेन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं अंग्रेजी में, जो हम पढ़े थे, और वो चीजें तो उस स्टाइल को आप लोग को अपना रहे हैं, वो भी आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह मिल सकता है डिपार्टमेंट में, पीजी डिपार्टमेंट में, तो सब लोग तो वहां से भी निकल चुके हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए ना। आप जो ये इमोशन के बारे में बोले हम्म कि कोई व्यक्ति मतलब उसका मतलब हर जगह से रिस्पॉन्स नहीं करना, उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करना, और हम्म वो फिर लोनली हो जाता है हम्म और फिर वो कठोर बनने लगता है। हम्म तो फिर अगर उसको कठोर नहीं बनना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप उसको कठोर बनने से रोकना चाहते हैं तो उसके जो इमोशन के प्रति उसके एक्सपेक्टेशन को समझिए। ठीक है, पहले तो अवेयर हुई उसके इमोशन को, और अवेयरनेस के लिए थोड़ा अपने पर भी ध्यान देना हो कि कैसे हम इमोशन के प्रति ज्यादा अवेयरनेस हो। कई बार आदमी बोलता कुछ और है लेकिन उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है। हम तुमसे हाँ। कभी नहीं बात करेंगे, इसका मतलब होता है कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। समझ रहे हैं ना इस चीज को? हम्म। तो लेकिन उस अगर आप सामने वाला नहीं समझ रहा है उस चीज को और गलत वे में ही लिए जा रहा है और हम्म फिर दोनों में मतलब अलगाव हो जाए पूरी तरीके से कि हम्म मतलब ठीक है चलो तुम अपना रहो हम अपना रहे, और हम्म फिर तो ऐसे में तब कैसे तो क्या उस करें व्यक्ति कोई? को इमोशन के प्रति सेंसिटाइज करना होगा, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अगर एज में आपसे सीनियर है या जीवन में सीनियर है, तो ये एक एक्चुअली में बहुत टफ काम हो जाएगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। हम्म। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम अपने पर्सनल लाइफ से शेयर कर रहे हैं कि मेरे फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, मेरे फादर को एपैथी का इश्यूज है। लाइक वो किसी से कनेक्टेड महसूस नहीं करते हैं, सबसे कटे कटे हुए से ऐसे रहते हैं, और जो भी है अपना पर्सनल इश्यूज वो हम नहीं बता रहे, तो वैसे वाला है। तो हमको पता है एक दिन सॉल्यूशन, ग्रेजुएशन में शायद पार्ट 1 में ही थे हम, हमको साइकोलॉजी का भूत था उसी टाइम से। तो हमको एक सॉल्यूशन मिला, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमको साइकोलॉजी भी उस वक्त नहीं आती थी। तो हमको एक सॉल्यूशन मिला कि ये आदमी किसी से कनेक्ट होना नहीं चाहते। फादर का भी अपना इतिहास रहा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा ये वो चीजों का। एक्सीडेंट में उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया था। तो तो हमको लगा ना कि इसको जगाने का, और जो भी बाद में नियर एंड डियर वंस हुए उन्होंने थोड़ा धोखा वोखा कर दिया इनके साथ, तो तब से ये अलूफ रहने लगे। तो हमको लगा इसको जगाने का एक ही जरिया है, पालतू जानवर लाओ घर में। और तब से मेरे घर में एक एक करके पालतू जानवर कोई ना कोई रहा ही है। भले ही गंदा कर देता है, जो भी कर देता है, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फादर के लिए, क्योंकि फादर के अंदर वो सॉफ्टनेस और वो कनेक्टेडनेस वाली चीज जीवित रहे, तो इस कारण से मेरे घर में पेट एनिमल रहता है। चाहे नुकसान हो फायदा हो क्या हो वो मतलब नहीं है, उस चीज को सही करने के लिए। तो एक मेरा ये अप्रोच था पर्सनल, जिससे हमको बहुत इंप्रूवमेंट दिखी अपने पापा के क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और वो कनेक्टेड और बहुत सॉफ्ट, और थोड़ा सा वो नहीं कहते हार्ड और इमोशन से कटा हुआ, वो नहीं होने लगा। क्योंकि पेट जो होता है ना, पेट आपके इमोशन को रिस्पॉन्ड करता है। पेट बेचारे के पास तो लॉजिक है नहीं, इमोशनल ब्रेन ही है बेचारे के पास, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। व्यक्ति ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके इमोशन को रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जैसे पुरुष है, कोई पुरुष को तो तभी ना प्रेम मिलेगा जब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है सही से। अगर आप बेरोजगार हैं, सिर पटक रहे हैं बैठ के माथे में, तो कौन आपको प्रेम करेगा? कोई नहीं प्रेम करेगा, कोई नहीं इज्जत करेगा आपको, चीजें और खराब होती है उनके लिए। तो एक मेरा ये जो है ना, ये तरीका था पेट एनिमल को यूज करने का। देखिए अगर ऐसा हो तो कोई भी पेट एनिमल रखना दिल को हार्ड होने से बचा देता है आदमी के। लेकिन सर बात हम्म, करने से भी तो हो सकता है ना सर। बात जैसे करने से बात करने हो से तब सकता है, हमने लेकिन क्या, और हमेशा उनसे मतलब प्यार से बात करने से ऐसा तो हम अप्लाई करते हैं तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। फिर इसमें आपका स्किल की भी जरूरत पड़ेगी ना, आपका कितना स्किल है, आपके आसपास डिस्टर्बिंग एलिमेंट या दूसरा आदमी, आप प्यार से बात करके अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बाहर से डिस्टर्बिंग एलिमेंट भरा पड़ा हुआ है,
इतना तो समझते हो कि सोसाइटी तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब जगह है हम लोगों का। ये सही बोले, बाहरी बात डिस्टर्बेंस करने से एलिमेंट। ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बात करने से उस पे तो होता है कि चलो उसके नरम हो जाता है उसका दिल। बिल्कुल सही लगता है आपको, एकदम सही है, बात करने से बिल्कुल होता है। कहीं कहीं पे ये नहीं होता है निकल। हाँ, ये तुम कितना डिपेंड भी करता है बात कैसा करना चाहो सिचुएशन है, ना। कैसा केस है ना, और ये इन्वायरमेंटल डिपेंड फैक्टर्स क्या करता क्या है है। कि हम बात क्या करें, पहले उसकी हम्म, सुनेंगे तभी कुछ सुना पाएंगे ना। बिल्कुल। और सुनना और समझना है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि इमोशन, जैसे हम आपको बताए कि क्रोध के पीछे निराशा है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए ना कि क्रोध के पीछे निराशा है। आपने लेबल कर लिया क्रोध एक बैड थिंग है, डर्टी थिंग है, हो गया। ये भी तो जैसे होता है ना आप कि कह रहे चलो हैं, कितना भी चाहे आप, पहले आप बोल ही लो, चाहे कितना भी कुछ बोल लो, चाहे गलत से गलत बोल लो, लेकिन हाँ, उसके बाद अगर हम उसकी बात सुनने के बाद अगर उसको बोलेंगे तो वो हम्म, ज़रूर सुन लेता है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है और हम भी इस्तेमाल किया, मेरे साथ भी हुआ है, नहीं सर, बहुत वो झाड़ा। बात नहीं है। बात वो भी नहीं है सर, ईगो भी ले लेता है ना, तुरंत ईगो पे भी आ जाता है देखिए, ना। आप कैसे सबकी वो बात बोल सही दिया। है, जितने आप लोग कह रहे हैं ना, सबकी बात सही है, ऐसा नहीं किसी की बात गलत है, सबकी बात सही है। सिचुएशन कैसा, कहाँ पे क्या है, क्या इस्तेमाल करना है किस सिचुएशन में, सिचुएशन डिफरेंट होता है, सिचुएशन की डिमांड्स डिफरेंट होती है, सॉल्यूशन डिफरेंट होता है, समझे। हमारे साइकोलॉजी या किसी भी चीज में कोई एक बात सत्य नहीं है, सारी बातें जो आप सब बोल रहे हैं ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। जो उत्तम जी ने कहा वो भी फैक्टर है, निखत ने कहा वो भी है। तो गलत किसी की बात नहीं है और कोई एक चीज सच भी नहीं है। किस सिचुएशन में क्या कैसा करेंगे, कैसे चीजें होंगी, आपका स्किल लेवल कितना है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। मेरे लेवल पे ना मेरा स्किल लेवल कुछ था, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बर्बाद थे, बच्चे थे हम, 18 साल के, मेरा कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि मेरे फादर अर्निंग नहीं थे, फादर का वैल्यू नहीं तो मेरा कौन वैल्यू करेगा। मेरी बात का वजन नहीं था, हमको एकमात्र उपाय लगा पेट रखना, हमने किया, बहुत हद तक हमको फायदा हुआ, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हुआ, घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हुआ, अब चीजें बहुत अच्छे कंट्रोल में। तो अलग अलग तरीके हैं इसको करने के, मतलब। और इन चीजों के लिए जैसे आप सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को इमोशन को समझने के लिए तो बहुत ज्यादा ट्रेन होना चाहिए। हम लोग का सबसे पहला चीज तो वही है, इंसान इंसान से कनेक्ट होता है इमोशन से ही। और सबसे बड़ी चीज हमेशा याद रखनी है, काइंडनेस सबसे बड़ा वर्च्यू और एक्सेप्टेंस। शायद कोई व्यक्ति इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता, कोई लड़का कि कोई लड़का आगे उसको प्रपोज करे, या कोई लड़की भी कि कोई लड़की आगे उसको प्रपोज करे। हमको उस सिचुएशन में भी ठंडा रहना पड़ेगा ताकि हम उसको ठीक कर पाए। वो बुद्ध वाली वो चीज है ना कि उंगली माल जो है गर्दन पे रख दिया तलवार, और बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। उंगली माल को आदत थी चेहरे में डर देखने की, खौफ देखने की, बुद्ध के चेहरे पे डर देख ही नहीं रहा है, खौफ देख ही नहीं रहा है, देख रहा है शांत है। अभी भी उसके नजर में मेरे लिए प्रेम है। उंगली माल किस चीज का भूखा था? अगर कोई व्यक्ति हिंसा पे आता है, किस चीज का भूखा था? जिस चीज का भूखा था उसको वो दिख गया, शांति का भूखा था, प्रेम का भूखा था। सिर्फ एक लाइन बोला, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। बस, हो गई हालत खराब, सारी हिंसा उसकी निकल गई, सारा क्रूरता निकल गया उसका। वाल्मीकि के बारे में भी आप लोगों ने ऐसा ही सुना होगा, सिमिलर कहानी है उसकी उनकी। तो वही बुद्ध और वही चीज हम लोग को अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है। आइए अब टॉपिक पे आते हैं, 4 नंबर चीज पे। और बाकी ये जो स्किल है ना, ये स्किल ऐसे एकेडमी में थोड़ी ना डेवलप होता है, ये जब प्रोफेशन को आप करते हैं तब जाके ये स्किल डेवलप होता है। ये ट्रेनिंग करते हैं इन चीजों की, प्रोफेशन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जब रियल वर्ल्ड में लोग ऐसा काम कर रहे हैं, काउंसलर और ये लोग अच्छी जगहों पर जहाँ प्रॉपर काम हो रहा है, जहाँ ये नहीं कि पीजी का डिग्री ले लिया, बेरोजगारी का दंश मिटाना था तो चलो साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, नहीं, ऐसी जगहों पर नहीं, जहाँ प्रॉपर काम हो रहा है वहां पे आप देखेंगे तब जाके आप ट्रेन होंगे। अभी तो हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। 4 नंबर पे आते हैं, भूख भी लग गया होगा ना आप लोग को। 4 नंबर पे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना। सारा चीज हमने समझ लिया, आइए वापस इस पिरामिड पे आते हैं। रिसीव कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, अब सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। बौद्धिक स्तर पे थोड़ा सा वो चीज पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो जो चीजें हो रही है, अच्छा उसने ऐसा किया, हमने ऐसा रिस्पॉन्ड किया, उसके इमोशंस को अप्रिसिएट किया। अब सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या करेंगे ऐसे केस में, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके आप क्या करेंगे, वहां पे बुद्धि का उपयोग करेंगे, ठीक है। आप उन वैल्यूज को इंटरनलाइज करेंगे, जो भी वैल्यू है, जो भी आपने मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्रेम करता है, या मेरी वाइफ हमसे इतना प्रेम करती है,
इतनी टफ सिचुएशन और लाइफ के बावजूद भी जो है उसने मेरे लिए ये किया। तो आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे, और संगठित करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप लेंगे। क्या स्टेप लेंगे? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बीवी को महज एक नौकरानी नहीं समझना, उसको एक दोस्त समझना, एक भाई समझना, एक व्यक्ति समझना। बीवी को सिर्फ एक, है ना, फिजिकल नीड्स पूरा होने का साधन नहीं समझना, ये समझना कि वो भी एक व्यक्ति है। ये तो खैर एक चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन सी टू इज अ पर्सन, उसको एक व्यक्ति के रूप में देखना। और इसके लिए सबसे हेल्दी प्रैक्टिस क्या हो सकता है पता है? कि आप किसी भी व्यक्ति को देखें तो पहले व्यक्ति देखें, उसका जेंडर ना देखें। आपको ये कभी फर्क ना पड़े, ना महसूस होगी सामने लड़का है कि लड़की है। तो जैसे ही आपके में ये चीज आती है तो एक हेल्दी मेंटालिटी डेवलप होती है। आप व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पे देखते हैं। और पूरी दुनिया आपको क्या दिखा रही है? पूरी दुनिया क्या हो रहा है? व्यक्ति को स्त्री या पुरुष के रूप में आपको दिखा रहा है। जो लड़के हैं साबुन, तेल, जेल, टूथपेस्ट बेचने के लिए क्या कर रहे हैं कि लड़की के शरीर को देख रहे हैं। और उनको क्या दिख रहा है? स्त्री दिखती है तो सबसे पहले स्त्री का शरीर दिखता है। एक रेपिस्ट वाली मेंटालिटी आप बचपन में फीड कर रहे हो उससे, और बाद में कहते हो कि लड़के ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। क्या जरूरत है साबुन, तेल और डीओ बेचने के लिए या लड़कियों को अधरंगा दिखाना और सेक्सुअलाइज करना? नहीं करते आप। बचपन से ही था क्या? बच्चा बचपन से बच्चा पैदा होता है तो क्या लड़का ठरकी होता है? बचपन से नहीं होता है। आप बनाते हो उसको। अब लड़कियां हैं, कोई हैंडसम बंदा दिखा, कोई मतलब ऐसा दिखा, बॉडी वॉडी वाला, तो पूरा ऐसे हो गया। अब क्यों? क्योंकि अब आपको जो है वही चीज दिखाया जा रहा है। अपना सामान बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए ऐसी ऐसी चीजें आप कर रहे हैं। भाई सामान की क्वालिटी बढ़िया कर लो। जिस चीज के लिए सामान बना एक्चुअली में उस चीज करो। देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। तो ऑर्गेनाइज जब हम लोग चीजों को करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को इंटरनलाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या होगा? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली टाइम आप देंगे, है ना, ये एक्टिविटी होगी। वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे। जो व्यक्ति इमोशनली डेवलप्ड है वही वर्क लाइफ बैलेंस की बात भी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालांकि मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली में जैसे हम लोग हैं तो लड़कों की लाइफ में तो एक टाइम तक तो ये होता ही नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद ही जाकर के अचीव होता है। उसके पहले तो बहुत रगड़ना पड़ता है दिन रात तक। लेकिन क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। जैसे 5-6 बजे के बाद अगर मेरा पर्सनल टाइम है, जैसे मेरा खुद का ये है कि 6 या 7 PM के बाद मेरा पर्सनल टाइम है, वो मेरा पर्सनल स्पेस है। 8 PM के बाद हमको कॉल नहीं चाहिए किसी का, ठीक है। और उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे अपने दिन को, मतलब अपने रात को सही करने के लिए। थोड़ा गाना सुने, थोड़ा गाना गाए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो। कितना जॉब से हम रिजाइन किए हैं इस कारण से। और कोई ये नहीं बर्दाश्त करे कि एक फ्रेशर जो है ना इतने जगह पे रिजाइन करे और ये दिखाए कि शाम के 6 बजे आए अगर वहां से कॉल तो फिर सीधा वो वही रिप्लाई दे कि अभी भी ऑफिस खुला हुआ है क्या। तो फिर क्या होगा? अगले दिन आपको ऑफिस सुनाएगा और ऑफिस को आप बॉस को ज्ञान देंगे वर्क लाइफ बैलेंस का, और साथ में उसके बाद जो है बॉस को रेजिग्नेशन भी थमा देंगे। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हमारे साथ जीवन में हुए हैं। हमने भी बोला कि हम तो समझौता नहीं करेंगे। जीवन में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी जरूरत है, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये वाली चीज हुई। तो वर्क लाइफ बैलेंस को जब आप समझेंगे तब क्या होता है, चीजें आगे आते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल? ऑर्गेनाइज का। कैसे शुरू हुआ ये सब? सब भावनात्मक स्तर पे शुरू हुआ। जब आपने देखा कि पैसे के पीछे या चीजों के पीछे भागते भागते मेरा जीवन ही खत्म हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है, सोशल रिलेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खराब हो रहे हैं, तो आपने क्या किया? इन 3 स्टेप से गए और चौथे स्टेप पे आके अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज किया। अब चौथा जो स्टेप है, सॉरी, पांचवा अंतिम जो स्टेप है, जिसको इस थ्योरी के अनुसार याद रखिएगा, मनोविज्ञान में जो भी थ्योरीज हम पढ़ते हैं या साइंस में जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। कल को हो सकता है कुछ उससे भी अच्छे से चीजों को बता रहा हो, कोई डेफिनेशन या कोई थ्योरी आ जाए, है ना। जैसे बिहेवियरिज्म का आज हम आप लोगों को टास्क दिए थे, वो टास्क अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि आपके सोच में कितनी गहराई पहुंची है और कितने अच्छे से आप उसका आंसर दे पाएंगे। कि बिहेवियरिज्म एक टाइम पे आया क्रांति के रूप में और एक टाइम पे एक बदनुमा दाग की तरह बन करके चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसी चीज का प्रश्न है। क्या ऐसी चीजें थी? क्या गड़बड़ हुआ? कहाँ क्या हुआ? तो कैरेक्टराइजिंग क्या है? कैरेक्टराइजिंग क्या है? कैरेक्टराइजिंग, एक बार फिर से हम पिरामिड दिखा देते हैं ताकि दिख जाए। देखिए ऊपर में ना कैरेक्टराइजेशन, उसी को कैरेक्टराइजिंग भी कहते हैं। यहाँ पे बनता है आपका फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है।
आपका जीवन दर्शन बनता है यहाँ पे। भावनात्मक विकास के ये सारे चरण है, ठीक है। जीवन दर्शन आपका ये बनता है, ठीक है। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है। मतलब भर के चोरी करो, सांप तो नदी किनारे है ना, नदी किनारे जाएंगे तब ना। तो ये क्या हो गया, जीवन दर्शन है। जो लोग शैलो हैं, जो लोग चीजों को सही से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, जिनके लिए मनी ही सब कुछ है, उनके जीवन का क्या दर्शन होगा। एक टाइम के बाद, आज आपके लिए 18, 19, 20, 25, 30 वर्ष तक पैसा सब कुछ है। एक टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा। अगर आप एक्चुअली में वैसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार है, मेहनत करने के लिए तैयार है और जिसको ईगो नहीं है, उसके लिए पैसा ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर गरीब रहेगा। आज और कल समय समय की बात है, कभी ना कभी तो उसको मौका मिलेगा ही, वो करेगा ही, ठीक है। और जो लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, एक टाइम बाद उनको पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन बाकी चीजों को आप मिस करें। एक बैलेंस लाइफ में और इम्बैलेंस लाइफ में यही तो अंतर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, सुख नहीं है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। सब कुछ रहने के बाद लग रहा है कि जीवन बेकार है। कितनी बुरी बात है। तो क्या है कि आप इस लेवल तक डेवलप नहीं हुए, आप में जीवन दर्शन डेवलप नहीं हुआ, आपके जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू आपके कैरेक्टर में सेट नहीं हुए, ठीक है। जो वैल्यूज हैं, जो आपने इंटरनलाइज किया है ना इमोशंस के थ्रू, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो आपके संवेग के स्तर पे जो आपका विकास होना चाहिए भावनात्मक स्तर पे, वो नहीं हुआ। तो आपका पर्सनैलिटी में वो सेटअप नहीं हुआ। और इससे फिर क्या होगा, इन चीजों से हम लोग का जब बिहेवियर गाइड होता है, तो जहां भी आपकी अक्षमता होगी, चाहे इसके लेवल पे, संवेग के लेवल पे हो या अदर कुछ लेवल पे हो, तो वो अक्षमता फिर तो अपना काम करेगी, वो दिखाएगी। अब यहाँ क्या होगा, जीवन दर्शन का मतलब क्या है। जीवन दर्शन का मतलब एक तरीके से चीजें सॉलिडिफाई हो रही है, एक सेट ऑफ वैल्यूज आपके अंदर सर आ रहा है। बिहेवियर का, सर बिहेवियर का जो बोले इसका मतलब हम समझे नहीं, फिर से सुनिए। जीवन दर्शन से बिहेवियर नहीं गाइड होगा। जैसे मान लीजिए मेरा जीवन दर्शन है कि नशा बहुत बुरी बात है, जीवन में चाहे जितना भी अंधकार आ जाए, कभी भी नशे की गोद में जाकर नहीं बैठना चाहिए, तो मैं कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मेरा बिहेवियर क्या हुआ, गाइडेड हुआ। हम लड़कों के साथ बड़ी दिक्कत होती है ये चीज को करने में, पता है। बचपन से ही अपना ये था कि ये चीजें नहीं करेंगे हम, ठीक है, कभी नहीं करेंगे जीवन में, मरते दम तक। हमने देखा इसका बुरा असर आसपास लोगों में, गौर करते करते इतना हो गया कि जो लोग ओकेजनली भी शराब ये सब चीजें करते हैं, नशा वगैरह, उनके ओवर टाइम बिहेवियर में, और जो जो व्यक्ति कभी नहीं किया है, हम देख करके बता देंगे उसके बिहेवियर में कि हाँ ये किया, ये नहीं किया। क्योंकि मेरे भी खुद के अनुभव उसमें ऐड हुए। उससे कुछ कुछ टाइम बातचीत करके बॉडी, कितना भी झूठ बोल लो हमसे, ये चीज हमसे बिल्कुल नहीं छुप सकता। अगर तुमने कुछ टाइम के लिए भी शराब पिया है, हमको तुम्हारे बिहेवियर और उन चीजों से हमको मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसका अध्ययन भी है, अनुभव भी है। तो हमको ये चीजें नहीं करनी थी। पर समय के साथ क्या हुआ ना, जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता गया, मैंने देखा अपने दोस्तों को धीरे धीरे, 10वीं तक कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे सर्किल में जितना लड़का है कोई भी कुछ भी नहीं करता, ठीक है। इसमें से लोगों को, और कुछ लोग ऐसे सुने जिनको लगता है कि नहीं लड़कों के लिए तो ये सब चीज नॉर्मल है, और हमको लगता है कहाँ नॉर्मल है। अगर तुमको लग रहा है कि लड़कों, अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता है ना कि लड़कों के लिए नशा वशा ये सब चीजें नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर है ना, गलत परिवार में है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट सही नहीं है, ऐसा नॉर्मल नहीं है। मेरे 10 में से जो है ना 9 दोस्त ऐसे नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब समय आगे बढ़ा, हम लोग 30s के आसपास पहुंचे, तो हमने देखा कि कोई कोई दोस्त ना ओकेजनली चीजें कर लिया करता था। ऐसा नहीं था कि आउट होता था, बट कभी कभार कहीं शादी विवाह में गया, किसी ने शराब पी लिया तो बड़े खुशी के साथ वो पी रहा था। कभी टेंशन हुआ तो यार सिगरेट जाके पी लिया। ऐसा नहीं कि वो नशेड़ी है, नशा करता है, कभी कभार, साल 6 महीने में एक बार। तो हमें लगा कि हाँ ये बिहेवियर्स ना धीरे धीरे इसमें जगह बना रही है। आज ये खुशी के साथ, कल ये शराब को हाथ नहीं लगाता था जब तक ग्रेजुएशन में मेरे साथ था, पीजी में, और न लगाते दिखना चाहता था। आज ये थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा ढीला हो गया, आज ये इसको खुशी खुशी पी रहा है, गार्ड डाउन हुआ ना उसका, आज इसको खुशी खुशी पी रहा है, कल एंजॉयमेंट में पिएगा। और अगर कोई संगति मिल गई साथ पीने वाला, धीरे धीरे आदत में बदल जाएगी। अपने केस में फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप ही रहा। लेकिन जो हम कहते थे कि जैसे 10 दोस्त है, 10 में से 10 कोई नहीं पीता, कोई ऐसा नहीं है मेंटेलिटी का। अब हम कह रहे हैं कि 10 में से 7 है, 3 हाथ लगा दिया है, शराबी नहीं हुआ। तो ये जो हुआ जीवन दर्शन, जीवन दर्शन आपके बिहेवियर को गाइड करता है। जैसे जैसे मेरा वो चीज था कि हमको नहीं करना है, नहीं करना है, तो मेरे बिहेवियर को गाइड हुआ, नहीं दोस्त लोग कर रहा है, ठीक है। अब साथ बैठे
2-3 दोस्त है, वो लोग ड्रिंक भी कर रहा है, हम भी बैठे हुए हैं, हम नहीं कर रहे हैं ड्रिंक, हम भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में, हमको ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी है, हम एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, बस हम नहीं पीते नहीं पीते नहीं पीते, ठीक है। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, मेरा अपना पर्सनल वो चीज है। तो पर्सनल वो वैल्यू है, वो कैरेक्टर के जब अंदर आ गया, जीवन दर्शन में हो गया, तो मेरे बिहेवियर को गाइड कर रहा है। तो यही वाला चीज हम कह रहे थे कि कैसे बिहेवियर को गाइड करता है। जीवन दर्शन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज है जो स्थिर हो जाती है, वो आपके अंदर रूटेड हो गई, अब आप उससे समझौता नहीं करेंगे जब तक कोई ना कोई बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा या कुछ वैसा ना आ गया कि आपके पूरे पर्सनैलिटी का लॉस कर दे, तब तक।